अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के दिन का आगाज़ करते हैं और जब भी नए दिन का आगाज़ होता है तो किसी ना किसी अच्छी सोच के साथ आपको करना चाहिए। नॉर्मली जब हम लोग किसी भी वर्क प्लेस पर होते हैं या हम देखते हैं कि अगर आप अपने घर पे मौजूद हैं तो हमने एक टर्म बड़ी सुनी है, वो है कंफर्ट ज़ोन। बेसिकली ये कंफर्ट ज़ोन होता क्या है? अगर आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, आपको पहली जॉब मिली है, उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 साल 15-15 साल उसी इदारे में काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। एक अनजाना सा डर होता है, एक अनजाना सा खौफ होता है कि अगर मैं नई जगह पर जाऊँगा पता नहीं मैं एडजस्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, मुझे नए लोगों से जाके इंटरेक्ट करना पड़ेगा, पता नहीं मेरी समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो लोग कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अक्सर ऐसा होता है कि घरों की अगर हम बात कर लें तो घरों में कोई एक बच्चा, कोई एक फैमिली मेम्बर ऐसा होता है जिसकी कोशिश होती है कि अगर किसी इवेंट पे जाना हो तो कहता है मैं घर पर ही ठीक हूँ। कुछ खाना होता है कुछ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक होता है, वो नए नए खाने एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी जगह पर चले जाएं, कहीं भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट चले जाएं, अपने मुल्क में हो या किसी और मुल्क में सफ़र कर रहे हो, उनकी कोशिश यही होती है कि जो खाना उन्होंने खाना है, जो वो खाते हैं वो वही खाएंगे। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि बहुत से लोग चाइनीज़ नहीं खाते, बहुत से लोग जो हैं वो थाई इटालियन नहीं खाते क्योंकि उनके जहन में ये डर है या ये खौफ होता है कि पता नहीं ये टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाएं। तो इस वजह से जो है ना लोग इन तमाम तर जो टर्म्स होती हैं, ये तमाम तर जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, उसको जो है वो आपका कंफर्ट जोन कहा जाता है कि इंसान जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। इसका नुकसान बेसिकली आपको क्या होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, नए नए तजुर्बात आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा करता है जो कि पहली बार होता है उसका, और पहली बार हमेशा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर जो है वो आप उसके आदी होते हैं। बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी वही आदत होती हैं। और यूजुअली हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं और आपको अगले बंदे की समझ नहीं आ रही होती तो हम ये बात करते हैं कि यार इस बंदे का जो है ना वो एक्सपोजर उतना नहीं है। और एक्सपोजर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने मुख्तलिफ जगह पर काम नहीं किया होता, आपका इंटरेक्शन मुख्तलिफ लोगों से नहीं हुआ होता, तो आपको पता नहीं चलता कि अगला बंदा जो है या अगला इदारा जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। अगले जो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ सकाफ़त के हामिल लोग जो हैं उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है इस सोच के साथ कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के आदी हो जाएं तो ज़रा अपने कंफर्ट जोन को, अपनी जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है उसको ज़रा सा पुश किया करें ताकि पता चल सके आपकी स्किल्स का भी कि आप भी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि आम से लोग होते हैं मेरे जैसे, आप जैसे, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ होता है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस तरह के बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही आम से लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को ज़रा पुश करते हैं ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और वो आगे बढ़ते हैं और वो नाकाम होते हैं लेकिन वो अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए आज वो किसी न किसी मकाम पर भी हैं और कामयाब ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। इसी एक नई बात के साथ, एक अच्छी सोच के साथ कि ज़रा अपनी बाउंड्री लाइन को पुश करें, ज़रा ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि शहर कायद की जो बाउंड्रीज़ हैं वो पुश हुई हैं या नहीं हुई, क्या अच्छे काम हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, किस तरीके से जो है वो कराची शहर फंक्शन कर रहा है। सबसे पहले हम देखें तो हमने देखा कि सोशल मीडिया की जीनत बनती हुई हमें ख़बर नज़र आई और हर जगह हमने देखा कि बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA की टोरंटो की परवाज़ 2.5 घंटे पहले रवाना हो गई। परवाज़ के निस्फ दर्जन मुसाफिर सामान समेत एयरपोर्ट पर ही रह गए। कई मुसाफिर, कई जो लोगों का सामान था वो वहीं पर रह गया क्योंकि नॉर्मली हमने सुना ये है कि जो फ़्लाइट्स होती हैं वो डिले हो जाती हैं, लेकिन चूँकि ये बाकमाल लोग हैं, हमारी लाजवाब सर्विस है, तो ऐसा अक्सर होता है कि जो है वो फ़्लाइट डिले होने के बजाय 2.5 घंटा पहले तो लोग भी अपने घरों से नहीं निकलते हैं, तो 2.5 घंटे पहले जो है ये परवाज़ रवाना हो गई। और कौमी PIA की कनाडा से कराची की परवाज़ मुकर्ररा वक्त से जब 2.5 घंटे पहले रवाना हुई है तो परवाज़ PK 784 शेड्यूल के मुताबिक 6 अक्टूबर की शाम 4 बजे टोरंटो से कराची के लिए रवाना होना था और परवाज़ वक्त से कबल 1 बजकर
34 मिनट पर जो है वो टोरंटो के लिए रवाना हो गई, जिसकी वजह से परवाज़ का शेड्यूल पहले से तब्दील और तमाम मुसाफिरों को इतला कर दी गई थी। ऐसा कहना है तर्जुमान PIA का, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में जो फ़्लाइट के मुसाफिर थे वो हमें कराची एयरपोर्ट पर ही नज़र आए और जो हमारा जहाज़ था वो माशाल्लाह से हवाओं में था। इस पर बात करेंगे कि PIA के बारे में हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कुछ दिनों बाद ही इस तरह की कोई अनोखी सी बात हमें PIA के बारे में सुनने को मिलती है, तो इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखें तो कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक जो है वो एक इजलास हुआ। शहर में हर मुमकिन तरीक़ों से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखें पुलिस चीफ। इजलास में DIG ट्रैफिक, SSPOs और दीगर अफसरान की शिरकत और कराची पुलिस चीफ को ट्रैफिक से मुतालिक इजलास में जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। इसके हवाले से भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के मामलात को लेकर काफ़ी लोग जो है वो सरगर्म भी हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और कोशिशें की जा रही है कि ट्रैफिक की रवानी को जो है हर मुमकिन कोशिश की जाए कि उसको बेहतर बनाया जाए। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम सब लोग जानते हैं और कराची के शहरी ख़ास तौर पर इस बात को जानते हैं कि आर्ट्स काउंसिल में जो है वो सकाफ़ती मेला सजा हुआ है और वो अपनी पूरी आबोताब से जारी है। इटली और जापान के बाद अब कल आर्ट्स काउंसिल में स्पेन का थिएटर प्ले सर्कल मिरर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा और स्पेन से आए फ़नकार पाकिस्तान की जो सकाफ़त के हैं वो मदा हो गए हैं। स्पेन के फ़नकार कराची की बिरयानी के दीवाने हो गए हैं और कराची की बिरयानी तो कराची के अलावा पूरी दुनिया में इस कदर मशहूर है कि जो भी आता है वो बिरयानी की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता है। हम देख रहे हैं कि जो पूरा ये सकाफ़ती मेला है पूरी आबोताब के साथ जारी है। अब देखना ये है कि आगे कौन कौन से ममालिक हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और किस किस तरीके से जो है वो मज़ीद हमें सकाफ़त देखने, सकाफ़त के रंग नज़र आएंगे और कौन कौन से लोग हैं जो हमारे खानों के, हमारे सकाफ़त के जो है वो फ़ैन होते हैं। एक और ख़बर अगर शामिल करें तो LPG वालों के लिए जो है वो बड़ा ऐलान। तमाम LPG दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर और फिलिंग स्टेशन 11 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान करने जा रही है। तर्जुमान फरहान अयाज। शहर में 3000 से ज़ायद दुकानें बंद कर दी गई हैं। SOPs पर अमल करने वाली दुकानों को भी सील किया गया है। कुछ गैर कानूनी LPG की दुकानें सरकारी इदारों की सरपरस्ती में भी चल रही हैं। फरहान अयाज इस पर बात करेंगे। LPG जो गैर कानूनी तौर पर LPG की फ़रोख्त जारी थी शहर भर में, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया और उसके बाद जो है वो जब भी कोई एक्शन होता है तो फिर उसका रिएक्शन भी आता है और रिएक्शन जो है वो सामने आ गया है। इस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें जो है सिंध में 1/12 एकड़ राजी के 10 लाख आबादगार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हारी कार्ड जारी करने का जो है वो फ़ैसला है। हम चाहते हैं कि गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। गंदम के काश्तकारों को बेहतरीन फसल उगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और सिंध से हर साल चावल की बड़ी मिकदार बरामद होती है। हमारे आबादगार इस साल ऐसी फसलें उगाएं जिनको हम बरामद कर सकें। इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का एक ऐसा डिपार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं और ये एक ऐसी आप कह लें कि हमारा ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की मईशत में ख़ास रोल भी अदा करता है। कौन कौन सी फसलें तैयार होंगी, किस किस तरीके से हारियों को जो है वो सहूलियात मिलेंगी अगर हारी कार्ड बनता है, तो उस पर भी बात करेंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडू की ज़ेर क़यादत कराची पुलिस ऑफिस में ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम इजलास हुआ और DIG ट्रैफिक ने पुलिस चीफ को शहर में ट्रैफिक के हवाले से मौजूदा हिकमत अमली और SOR की तैनाती के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। साथ ही साथ आगे बढ़ें और बात करें अगर बिज़नेस की, तो हमने देखा छोटे और मुतवस्सित कारोबारों के लिए एक अच्छी खबर हमारे सामने आई कि स्टेट बैंक का SMS की फाइनेंसिंग बढ़ाने का जो है वो फ़ैसला। स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को कर्ज़े की जो हद है वो 10 करोड़ तक बढ़ा दी गई है और इसका एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ शहर कायद की अगर मौसम की बात करें तो एक बुरी खबर जो है वो हमें सुनने को मिली जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन महकमा मौसमियात ने शहर कायद में अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान शदीद गर्मी बढ़ने की पेशनगोई जो है वो कर दी है। शहर में आज पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में ज़्यादातर शुमाल मगरब सिमत से हवाएं चलने का इम्कान है
और शाम के औकात में नमी का तनासुब 25 से 35% रहेगा। ये जो गर्मी की एक लहर है जो कि अगले 4-5 रोज़ तक जो है वो जारी रहेगी, किस तरीके से जो है वो इससे महफूज रहा जा सकता है और कराची के शहरी आखिर कब देखेंगे अच्छा मौसम और वो भी जो है वो सर्दियों को एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो है वो माल्टे भी आ गए हैं, मार्केट में जो है वो गाजरें भी आ गई हैं, सब कुछ आ गया, लेकिन शहर में जो है वो सर्दी नहीं आई है। तो ये हम सर्दी का इंतज़ार कर रहे हैं और इन्हीं तमाम ख़बरों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ खान और साथ ही साथ खुर्शीद रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अशरफ भाई मुझे बताइएगा कि ये जो PIA है ये हमें एम्बैरस कराना आखिर क्यों नहीं छोड़ती? ये तो हम कब से कह रहे हैं। देखें, जो सिचुएशन देखें, जो इनका स्लॉट होता है, ख़ास तौर से बैनुल-अक़वामी जो परवाज़ें होती हैं उसकी SOP होती हैं बिल्कुल, और इंटरनेशनल से एविएशन, सिविल एविएशन है, वो तमाम चीज़ें नोट कर रहा होता है। और ये तो बहुत चंद ही हमने सुना है कि टाइम से पहले इंटरनेशनल डिपार्चर हो जाए। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो बाहर मुल्क में जब वो आते हैं तो नियर अबाउट ये पहले बोलते 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे आ जाएं, क्योंकि आपको जो है इमिग्रेशन करानी होती है, सब करना होता है। लेकिन अगर 3 घंटे पहले भी आएँ और 2.5 घंटे पहले अगर फ़्लाइट उड़ जाए तो इमिग्रेशन करा के भी वो नहीं पहुँचेगा। अब ये कंसर्न किसकी गलती थी? यकीनी तौर पे जो सिविल एविएशन है और पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी है, ये सब यहाँ पे भी देखेगी और इसका नोटिस तो लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कंसर्न जो वहाँ पे लोग थे जिनको बताना था, जैसे पायलट है, केबिन क्रू हो गया, ये सब, तो उनको टाइमिंग सारी पता होती हैं। अब उसमें ये तो हैरान कुन बात है। और जो वहाँ के मुसाफिर हैं, क्योंकि जो टिकट लेते हैं आप, यू हैव टू पे इन डॉलर, तो उसके चार्जेस और फिर टैक्सेस होते हैं। अब वो जब चली गई तो इनको डबल नुकसान हुआ ना। एक तो जहाज़ में पैसेंजर कम थे, वो उसमें अबॉर्ड नहीं हो सके, उसमें बैठ नहीं सके। उसके बाद अगर देखा जाए अब दूसरी फ़्लाइट में उनको केटर करना पड़ा होगा या दूसरी फ़्लाइट की टिकट देनी पड़ी होगी, तो PI को डबल नुकसान हुआ है। लेकिन अब जैसे हम बात करें ना कि नुकसान डबल हुआ है, लेकिन नुकसानात पहले भी PIA को होते रहे हैं। खुर्शीद रहमानी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? ये हम नए अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक वीडियो भी हमारे सामने आई जो PIA की बिज़नेस क्लास की वीडियो थी, जहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही खस्ता हाल था। उसके बाद PIA की फ़्लाइट्स पर वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कभी जहाज़ लेट हो जाता है, कभी लाहौर के बजाय इस्लामाबाद में उतर जाता है। ये वाली जो सूरत हाल है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखें, ये जो हमारा कौमी इदारा है और इस तरह दीगर जो हमारे कौमी इदारे हैं उनकी जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है। और इस पर जितना अफसोस किया जाए, इस पर जो है वो जितना इस पर नुहा पड़ा जाए वो जो है वो कम होगा। तो आप ये देखें कि ये कौमी इदारा है और ये अरसा दराज से हमारी मुल्क की मईशत पर जो है वो खसारे की सूरत में जो है वो इस वक्त ये बैठा हुआ है। और इस पर जो लागत आती है, इस पर जो खसारा होता है वो मिलियन और ट्रिलियन, जो अशरफ साहब इस पर तफसीली गुफ्तगू कर सकते हैं कि कौमी मईशत को। इसी तरह स्टील मिल का मामला है और यही वो वजूहात हैं, यही वो गफलत और कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से कौमी इदारा जो है वो आज इस नहज पर आ गया कि इसकी निजकारी का मामला जो है वो आ चुका है। और जो जहाँ तक आपने बात की बिज़नेस क्लास की और फिर मुल्तान की जगह अगर वो साहिवाल उतर रहा है या फिर मुसक्कर उतर रहा है, तो इस तरह के जो ओवर स्टेशन जब उतरते हैं वहाँ तो मामला वेदर के हो जाते हैं कि अगर कोई हंगामी सूरत हाल है, अगर मौसम ख़राब है, ये तो एक बात समझ में आती है कि जो अर्जेंटली आप जो इमीडिएट कोई एक्शन लेते हैं और फ्लाइट को जो है वो आप मुल्तान की बजाय जो है वो साहिवाल उतारते हैं, सक्कर उतारते हैं, उसकी वजह समझ में आती है। लेकिन ये जो सूरत हाल है कि फ़्लाइट को कबल वक्त उड़ जाना, और या तो हमें शिकायत ये मौसूल हो रही थी कि फ़्लाइट उड़ती ही नहीं है, और उड़ती है तो फिर और कभी कभी तो ऐसा मौजूदा सामने आता है कि जो 2 घंटे कबल जो है वो फ्लाई कर गई है। तो इसी तरह की जो गफलत और कोताही है, इसी वजह से हमारे इस कौमी इदारे को, जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, मुल्क की मईशत को जो सहारा दे सकता है, लेकिन वो सहारा नहीं दे रहा बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। और यही वजह है वो आज बिल्कुल वो निजकारी की थाने पर खड़ा हुआ है और किसी वक्त भी उसका फैसला जो है वो निजकारी का ऑन बोर्ड हो सकता है। अच्छा, जैसे बात करें खुर्शीद रहमानी साहब, भी हमने देखा है कि PIA की निजकारी का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है। अशरफ भाई, ये क्या मामला है और अगर हम इसको प्राइवेटाइज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा है सरकारी सतह पर यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के मामले पर ना लोग बड़े डिवाइडेड नज़र आते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जो है इसको, ये सरकारी इदारा है, पाकिस्तान की इस तरह के जो कौमी इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनको बेचा जा रहा है मुल्क को जो है। तो ये इस तरह की सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन अगर होती है तो ये एक सही फैसला होगा या नहीं? देखें, शायद मैं ये समझना होगा, इस मुल्क को जो ना पैसों की ज़रूरत है, माली मुश्किलात हैं,
40 इदारे हैं जो आपकी मईशत को यानी टैक्स की मनी जो आती है 1200 अरब रुपए सालाना का नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि इतने लोग हैं, उनके खराजात हैं। जिसमें PIA का मैं बताऊं, एक अच्छी PIA बनाई गई है, एक बुरी PIA की गई। बुरी PIA क्या है कि 2 कंपनीज बना के इन्होंने, जो ये गवर्नमेंट है इसने 2 कंपनीज बना दी हैं जो कि अच्छी PIA दिखा रहे हैं कि वो 200 अरब की लायबिलिटी के साथ खड़ी हुई है। एक आपने 600 अरब रुपए की जो आपने एक कंपनी बना के उसमें डाल दी है, पार कर दिया। टोटल PIA के जो लॉसेस हैं और उसके जो लायबिलिटी यानी जो उसको अदायगी करनी 800 अरब रुपए हैं, जिसमें 600 अरब रुपए एक कंपनी में पार किए हैं, 200 अरब रुपए एक कंपनी में पार किए हैं। जो उसके शेयर्स हैं वो फ्रोत करने के लिए जा रहे थे 1 अक्टूबर को, वो भी डिले हो गया। और वहाँ जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हुई हैं उन्होंने कहा था 1 अक्टूबर को मैंने खबर भी दी थी कि 1 अक्टूबर को ऑक्शन होने जा रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ा ग्रुप है कंसोर्शियम में, आरिफ हबीब ग्रुप है, उनसे हमारी बात हुई थी। अब उसके बाद उसको डिले कर दिया गया। देखें, कोई चीज़ आप फैसला करते हैं और जा रहे हैं, आप बिडिंग की बात हो रही है 1 अक्टूबर को आप कर देते हैं, 30 दिन आपने डिले कर दिया। उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ? जो शेयर्स प्राइस PIA की चढ़ रही थी 32 रुपये 33 रुपये चली गई थी, जो पहले 4 रुपये 5 रुपये होती थी, इस फैसले की वजह से वो शेयर प्राइस भी गिर गई, 18 रुपये पे आ गई। अब आप कोई चीज़ अगर फैसला कर रहे हैं, आप कोई चीज़ अच्छी करने जा रहे हैं, बर वक्त करें। अब इसमें डिले टैक्टिक्स सही नहीं होती हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन पे सवालिया निशान है कि जब आपने प्लानिंग कर ली, आप जा रहे हो इसको निष्कारी करने के लिए, आपने इंटरेस्ट मांगा, बिडिंग मांगी, 1 अक्टूबर को होना था। जब आप देखें हम कहाँ पे खड़े हुए, अब 30 दिन के लिए हम वेट कर रहे हैं। अब वो जो इंटरेस्टेड पार्टियाँ हैं वो आप खुद देखेंगे ना, डामाडोल होंगे। सबसे पहली वजह क्या है कि अगर हम PIA को देखें मंथली, हम महीना खर्चा देखते हैं ना, कोई इदारा चल रहा है उसका महीना खर्चा, सिर्फ उसकी लायबिलिटी में देखें क्या होती है, एम्प्लॉइज़ की सैलरी, फिर उनकी जो पेंशन, उनके मेडिकल के एक्सपेंस, वो 1 अरब रुपए से ऊपर है महाना। इसमें फ्यूल नहीं है, इसमें बिजली का बिल नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 अरब महाना है। अब उसको चलाना है तो उसके लिए हमें पर काम करने होंगे। ठीक है जी, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले PIA के हवाले से, PIA की निजकारी का मामला। और आए रोज़ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और वो आपकी एयरलाइन जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी होता है कि तमाम तर मामलात को जो है वो तरीके से, तमाम तर चीज़ों को पहले से जो है वो शेड्यूल कर लिया जाए, ताकि ना सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बल्कि आपकी जो एक इज़्ज़त होती है, आपका एक वक़ार होता है, आप जो एक रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे होते हैं एक मुल्क की, वो ज़रा बेहतर हो जाए। क्योंकि इस तरह जो है वो लोग काफ़ी डरते भी हैं। खैर, मैं तो ज़िंदगी में ख़ुद जो है वो मेरी कोशिश होती है कि PIA की फ़्लाइट मुझे ना ही मिले, क्योंकि बड़ा डर लगता है, बड़ा खौफ आता है, आपको पता नहीं है कब क्या हो जाए। लेकिन खैर, मज़ीद आगे बढ़ें तो LPG के हवाले से अगर हम बात करें तो LPG के ख़िलाफ़ हमने देखा जो गैर कानूनी तौर पर इसकी फ़रोख्त का अमल था उस पर क्रैकडाउन हुआ। अब जो है वो तमाम LPG दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिलिंग स्टेशन जो हैं वो 11 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो बहुत सारी गैर कानूनी LPG की दुकानें हैं उनको सरकारी जो है वो सरपरस्ती भी हासिल है, उनको आप कुछ नहीं कह रहे। जी, बड़ा इल्ज़ाम है। और ये मुसलसल सिटी 21 जो LPG पे काम कर रहा है। और जब ये स्टार्ट हुआ था, जैसे मैं बताऊं, कराची शहर में हर जगह पे, आप भी जाती हैं प्रोग्राम करने, आपने देखा होगा केबिन में जगह जगह फुटपाथों पे जो है LPG के शॉप्स खोल दी गई हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि कहाँ गया कि मेयर कराची, कहाँ गए मुतलका इदारे, कहाँ गए KMC, कहाँ गए डिप्टी कमिश्नर, कहाँ गए कमिश्नर साहब, और कैसे ये खुलेआम बिक रहा है। आपको पता है, मतलब ओगरा और आपका जो सिविल डिफेंस वो लाइसेंस देता है NOC के आप यहाँ पे, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है। ये कोई उनसे नहीं है, वो बैठे, मतलब इवन के एक जगह मैं गया था जब हमने ये स्टार्ट किया था, आप यकीन करें कि मैं तो कैमरामैन को भी बुला लिया, मैंने कहा आ जाएं, वो फिलिंग कर रहा है, यकीन करें उसने ग्रिड लगाई हुई है और वो फिलिंग कर रहा है LPG सिलेंडर को। अब मैंने कहा अगर हम गए, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो। अब मसला ये है कि यहाँ पे एजुकेशन जो आपको, मतलब जो आप भी जाती हैं प्रोग्राम करने, तो क्या होता है सिलेंडर की फिलिंग, तो उनको ना कोई ट्रेनिंग है, ना उनको कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो कितनी ख़तरनाक है। LPG है मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब वो क्या होती है, हैवियर दैन एयर होती है, तो वो जब लीकेज होती है ज़मीन में ना वो फैलती है, हवा में नहीं महलूल होती, तो वो उसके बाद आप कोई माचिस जलाते हैं, कुछ भी फेंकते हैं, तो उसके बाद ब्लास्ट होता है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला कि इलीगल या अनरजिस्टर्ड जो आपके सिलेंडर्स हैं, इस वक्त चलते फिरते बम हैं जो कराची शहर में घूम रहे हैं। रैक्शे देखें, चिंची देखें, मतलब रैक्शे बस बना
दी गई है। आप किसी भी दुनिया में शहर में जाएं, इवन लाहौर में जाएं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, किसी एक शहर में दिखाएं 10 पैसेंजर वाला रिक्शा आप दिखा दें, बस बनाई हुई आपने खुदा के लिए, और कोई मुतलका इदारा एक्शन नहीं ले रहा है। आप वो सिलेंडर रखा हुआ है उसने और बंदों को बैठाया हुआ है। ओगरा का लॉ है कि ड्यूल फ्यूल पे आप पैसेंजर मैं बता रहा हूँ जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसमें आप ये ड्यूल फ्यूल नहीं कर, यानी कि पेट्रोल भी है, एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, यहाँ तो सब कुछ लगा लेते हैं ना वो। अब यहाँ ओगरा क्या कर रही है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जब हमने जाके मार्केट सर्वे किया और इन्होंने जाके छापे मारे तो इन्होंने लीगल इलीगल सबको बंद कर दिया। और उसकी वजूहत क्या है आपको याद होगा, एक और ये जो शाह फैसल में हुआ था ना, शाह फैसल जो पेट्रोल पंप मतलब फ्लैट के नीचे पेट्रोल पंप खुला हुआ है, मतलब वो भी ओगरा देती है उसकी लाइसेंस, और वो खोल के मतलब एक शॉप थी उसके अंदर आपने वो टैंकी रखी हुई और पेट्रोल बेच रही ईरानी स्मगलिंग। मतलब इस शहर में मतलब कोई कानून नहीं है, माफिया का राज है। और ये इतना बड़ा कंसर्न है। आप बस स्टॉप के पास देखें तो एलपीजी सिलेंडर भरने वाला केबिन पड़ा हुआ है। खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक कि वो ब्लास्ट हुआ तो आप वो बस स्टेशन मतलब बस स्टॉप पे कितने लोग खड़े हुए होते हैं, और खुदा ना खासा हुआ तो इतना बड़ा सानिया होगा। पूरे शहर में बम बना के रखे हुए इन्होंने, इनको बंद कर देना चाहिए और इनकी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एहतजाज की बात कर रहे हैं तो ये उस वक्त क्यों नहीं खड़े हुए थे, इनको भी तो खड़ा होना चाहिए था ना जब इलीगल शॉप्स खुल रही थी। ये भी देख रहे थे इनका काम हो रहा है, अब बोल रहे हैं कि लीगल ये है ये इलीगल है, तो ये आपको पहले खुद बोलना चाहिए। मेरी भी उनसे बहस हुई, उन्होंने कहा देखें आप ये चला रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ नहीं ले रहे। मैंने आप आए मौक़िफ़ दें, फिर हमारी टीम गई, फिर हमने पूरा शो करवाया। अब मसला ये है कि आपके ऊपर आएगी तो क्या मैं हूँ। अब जब वो पूरे शहर में बिक रहा था तो तब आप क्यों नहीं आए? हैदराबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ तब आप कहाँ थे? कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पे साने हुए, आप कहाँ थे? अब आप बोल रहे हो 11 तारीख को स्ट्राइक करेंगे, आप कर दो बंद। ब्लैकमेलिंग जो है ना इस मतलब मुल्क में जो है सबसे इम्पोर्टेंट। आप टैक्स की बात करो ब्लैकमेल, आप यहाँ पे इसको लीगल करने की बात करो हड़ताल। मतलब आप तो खुद देखें ना, अगर आप क्योंकि उनको पता है इस शहर में गैस नहीं होती है, रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस का शॉर्टफॉल है पूरे शहर, मतलब पूरा शहर बोल रहा हूँ मैं। और वो एलपीजी सिलेंडर पे मजबूर है कि खाना बनाना है, गरीब लोगों के लिए और मुश्किलात पैदा करेंगे। और इस वक्त तो वो मतलब नया फैसला आ रहा है जो हमने होम डिपार्टमेंट का दिया था, कह रहे हैं शहर से बाहर ले जाओ। भाई मैं अगर गैस भरवाने शहर से बाहर कैसे जाऊंगा? मतलब आप कोई प्लान करें, ऐसी जगह पे रखें, रिहायशी इलाके में ना हो, स्कूल कॉलेज के पास ना हो, अस्पताल के पास ना हो, आप जाएं। ये सब चीज़ें चल रही हैं अस्पताल के, आयशा मंदिर पे जाएं, एक हॉस्पिटल है उसके बराबर एलपीजी की दुकान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची शहर में आपको गैस इस एलपीजी की हम बात करें, सिलेंडर्स, बिल्कुल सही बात करें अशरफ भाई, चलते फिरते बम है। लेकिन खुर्शीद रहमानी साहब, मैंने अभी देखा कि लोग जो है क्योंकि पेट्रोल जो है वो उस तरीके से लोगों को गाड़ियाँ जिनके पास हैं एवरेज सही नहीं दे रहा या कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो लोग इस तरफ भी जा रहे हैं। मैंने खुद देखा है 2-3 लोगों को वो एलपीजी सिलेंडर्स अपनी गाड़ियों में रख रहे हैं। अच्छी गाड़ियाँ उनके पास, जैसे हम पहले बात करते थे ना कि स्कूल वैन्स में है या रिक्शों में है, लेकिन अब तो जो है वो लोग अपनी गाड़ियों में एलपीजी लगा रहे हैं कि ये सस्ती पड़ती है। तो मुझे बताएं, एक तरफ हम स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, किस तरीके से हम इसको ख़त्म करेंगे और हम पहले क्यों नहीं रोकते हैं ये जब ये शुरू हो रहा होता है? एक रूल ऑफ लॉ की बात है कि माजी में भी स्कूल की वैन्स में भी इस तरह के ब्लास्ट होते रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कराची से जो अंदरून सिंध जो गाड़ियां जाती हैं पैसेंजर, जिसमें 18 अफराद सफ़र करते हैं, 20 अफराद सफ़र करते हैं, उसके अंदर भी सिलेंडर यूज़ होता है। जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से, ओगरा की जानिब से इस पर सख्ती से पाबंदी है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एलपीजी सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और उनसे जब बात की जाए भाई एलपीजी की कीमत कम होती है तो आप जो फेयर है वो कम लें, इस पर भी वो राज़ी नहीं होते। उसके अलावा स्कूल्स की वैन्स, मासूम बच्चे जो हैं वो उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, सुजुकी है, हाईएस्ट वैन्स हैं, इसके अलावा ही जा रही होती है। तो वो माजी में बच्चों के साथ भी ये हादसा रोनुमा हुआ है, कराची में भी हुआ है, फैसलाबाद में भी हुआ है, बहुत सारी जगहों पर हुआ है। लेकिन बात रूल ऑफ लॉ की है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पा रही। इसमें कोताही दोनों तरफ की है ना, इसमें कोताही हुकूमती सतह पर भी है और हमारी जो एसोसिएशंस बनी हुई, जिस तरह आशिफ साहब ने बात की है, उनकी भी है कि जिस वक्त ये इलीगल इसका अबलाग हो रहा था, इस वक्त दुकानें खुल रही थी, तो उस वक्त ये कहाँ खामोश थे। फिर दूसरी बात ये शाइस्ता रज़ा साहिबा कि हमारी रिहायशी जो इमारतें हैं उनके नीचे सिलेंडर्स की दुकानें खुली हुई हैं और नॉन टेक्निकल लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और वो मतलब मैंने तो ये तक भी देखा है कि 12 से 14 साल की उम्र का फ़र्द जो बच्चा है, नौजवान, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो
रैंडमली हाँ, सही कह रहे हैं। सिलेंडर्स भर रहा है। तो इस पे कोई हुकूमती सतह पे उसकी जो है वो हिकमत अमली जो बनी हुई है ऑलरेडी, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है, सख्ती के साथ। ऐसा नहीं कि नरमी के साथ हो, सख्ती के साथ ज़रूरत है। और जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे तो ये कौम जो है वो किसी तौर पर जो है वो मानने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन अगर ये स्ट्राइक पर जाते हैं, अब जैसे इन्होंने कहा है कि 11th ऑफ अक्टूबर को ये स्ट्राइक पर जाने का इनका फैसला है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्ट्राइक तो ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा करना या एहतजाज करना ये बुनियादी तौर पर उसका एक राइट है। लेकिन अगर वो जो उसका एहतजाज है वो बुनियादी तौर पर ठीक है तो ठीक बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उस सूरत में उसकी आड़ में अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरह बात की अशरफ साहब ने कि फ्लोर्स मिल्स वालों ने बात की, फिर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने बात की, तो अब अगर ये स्ट्राइक पर जाते हैं तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो उनके कवानीन है उसको पर अमल दरामद की इनकी यकीन दहानी करवाए कि भाई ठीक है, हम आपके मुतालबात तस्लीम करते हैं, लेकिन जो इलीगल दुकानें खुली हुई हैं या सिलेंडर्स की जो मामले चल रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। फिर महकमा ट्रांसपोर्ट को ऑन बोर्ड लिया जाए कि भाई पैसेंजर किसी भी वैन में LPG सिलेंडर यूज़ नहीं होगा, उस पर क्रैकडाउन होना चाहिए। जब ये सारे मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऑन गोइंग चलेंगे, मैं समझता हूँ फिर ये दोबारा एहतजाज की कॉल नहीं देंगे। मतलब वो यही है ना कि जब तक कानून की जब हम बात करते हैं तो कानून हमारे मुल्क में मौजूद होता है, लेकिन उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। अगली खबर की तरफ बढ़े हैं। खुर्शीद रहमानी साहब, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि जो है हारी कार्ड जारी करने का फैसला किया गया, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, ये जो फैसला हुआ है ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और सिंध गवर्नमेंट का, और ये वो मेजर इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हमारे काश्तकार भाई जो है वो बड़ा एक उनका देरीना मुतालबा था, और वो बेचारा काश्तकार जो है वो हमेशा जुल्म की चक्की में पिस रहा होता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को लेना चाहिए। और ये जो हमारे काश्तकार लोग हैं ये मुश्किल से ये अपना गुजर बसर कर पाते हैं, क्योंकि ये जब अपनी फसल को उगाते हैं उस तरह से इनको फिर वो रेट नहीं मिल पाते। ऐसा ही है। अच्छा, फिर ये बेचारे परेशान होते हैं। इनके अब मैं बताऊँ, जब गन्ने की क्रशिंग का सीज़न आने वाला है दिसंबर में, तो ये गन्ना उगाते हैं, गन्ना जब मिल में देते हैं तो बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो इनको ऑन टाइम पैसे देती है, बहुत सारे लोग इनको क्रेडिट कर देते हैं। जो क्रेडिट करते हैं फिर बाद में इनको पैसे नहीं मिलते। तो हारी ये सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करके गन्ना उगाता हूँ तो मुझे उसकी जो कॉस्टिंग बजट है वो पूरी नहीं आती। फिर उसने कई काश्तकार ऐसे जिन्होंने गन्ना उगाना ही ख़त्म कर दिया, ऐसा ही गन्ने नहीं उगाते वो। और अभी अगर हम इसी सीज़न की खुशी करें, हमने देखा कि अभी ये गंदम का मामला हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर गंदम की काश्तकारी की, उसके बाद गंदम को आई थिंक शायद इम्पोर्ट कर लिया गया। उसके बाद वो जो रेट्स हैं वो लोगों को उतने भी नहीं मिले जितने उन्होंने लगाए थे, जिसकी वजह से मैंने खुद देखा कि काफ़ी सारे जो आपके कह लें कि हारी हैं किसान हैं वो डिसहार्टेड हुए थे, और उनका प्लान था कि दोबारा से जो है हम इसकी काश्तकारी नहीं करेंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अशरफ खान और खुर्शीद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है शर्जील गोपलानी साहब ने, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के, तो इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे बताइएगा, हम खबरों पर बात करें मुख्तलिफ, तो एक खबर हमने देखी कि छोटे और मुतवसत कारोबारियों के लिए जो एक अच्छी खबर है कि स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग को जो है वो बढ़ाने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को कर्जे की हद जो है वो 10 करोड़, जबकि बड़े कारोबारी इदारों के लिए 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है स्टेट बैंक। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त जो ज़रूरत है वो यही है कि आपकी माशी पॉलिसी भी जो है एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हम ये 12 दफ़ा बात कर चुके हैं, और स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए ये खबर तो अच्छी है, लेकिन ये खबर तक ही है। अगर आप देखें कि 17.5% का जो शरह सूद है उस पर छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, बल्कि बड़ा सनतकार भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको आपको सिंगल डिजिट पे लाना होगा। अगर आप देखें, आप पास्ट में 2003 तक जो आपकी इकनॉमी का जो GDP थी आपकी 7.2 से 7.8% पे वो चल रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी उसको कायबोर्ड जो है स्टेट बैंक का वो 3% 3.5% था, और मैक्सिमम जो शरह सूद था उस वक्त 7% था। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको कायबोर्ड 2-3% पे ले आए और 2% बैंक अपना रख के 5% पे अगर ये रोटेशन होती है तो फिर आपकी इकनॉमी को बूस्ट करने से कोई भी नहीं रख सकता। ये तो मेन फैक्टर है। अगर
इसको स्टेट बैंक सीरियस ले ले और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्पेशली मैं आपके चैनल की तवज्जो से गुजारिश करूँगा नेशनल टैरिफ कमीशन से कि इस पॉलिसी को जो है जो इन्होंने अनाउंस किया है उसको फौरी तौर पर ये कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो मिनिमम स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए एसएमईज के लिए जो है तो उसको शरह सूद को ये सिंगल डिजिट पे लेके आए। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं शरह सूद का मामला हम देखें, इसने महंगाई को हमने देखा कि महंगाई की जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं उसमें भी जो है वो कमी आई, साथ ही साथ हमने देखा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आई। लेकिन उस तरीके से हमने देखा है जो छोटे बड़े ताजिर हम कह रहे हैं वो कुछ खासे खुश नज़र नहीं आते, उनके मसाइल हैं वो चाहते हैं, और उनका जो शिकवा बुनियादी तौर पर होता है वो यही होता है कि हमारे पास बहुत सारी तजावीज़ हैं लेकिन हमें उस तरीके से शामिल नहीं किया जाता, हमें बुलाया नहीं जाता, हमसे पूछा नहीं जाता, तो इस वजह से जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअल देखिए ये रोल प्ले करती है आपकी चैम्बर ऑफ फेडरेशन। जो आपका गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तमाम चैम्बर्स के लिए, छोटे जो एसएमईज के लिए 50% सीट फिक्स हैं, लेकिन ये पिछले 20 साल से जो हमारे चैम्बर्स हैं वो उसमें जो इस्तेसाल कर रही है छोटे ताजिरों का, वो उनकी सीट देती नहीं है क्योंकि रसाई चैम्बर ऑफ फेडरेशन की होती है। कल भी आपने अगर देखा हो, कल जो आपको प्रेसिडेंट हाउस में जो तकरीब हुई है, जो 200 ताजिर थे उसमें आपको कोई भी ताजिर नजर नहीं आएगा, सब सनतकार थे। उसमें हमारे कार्ड बाकायदा जो इशू हुए थे वो कैंसिल किए गए और हमें जो है प्रेसिडेंट हाउस तक या प्राइम मिनिस्टर हाउस तक या जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक रसाई ही नहीं मिलती, तो हमारी तजावीज़ आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी मैशियत जब तक आपका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को साथ लेके नहीं चल सकती वो मैशियत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा जो फिगर है वो आपका मिडिल क्लास और जो है लोअर मिडिल क्लास का होता है आबादी के लिहाज से भी। ये तो ये जो एलिट क्लास है 2, 2.5, 3%, मैक्सिमम 4%, आपको पूरी दुनिया में 2% से ऊपर नहीं मिलेगी एलिट क्लास है। पाकिस्तान में आप 4% ले लें। ये सारा मसला यही है कि जब तक आप असल हकदारों को की बात आगे नहीं पहुँचेगी और मामला सही नहीं करने जाएंगे तब तक ये मामला सही नहीं होंगे। अगर आप देख लें पाकिस्तान के पिछले 70 साल के जो हमारी माशी बहरान है उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है। आईपीपीज़ का सेक्टर हो, ये आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो, एलएनजी सेक्टर्स हो, आप देखें वो बंदरबान चंद खानदान हैं जिन तक ये चलती है। अब तो जुल्म ये है कि आप एजुकेशन को भी देख लें तो वही एलिट क्लास जो है आपके एजुकेशन प्रोवाइडर भी वही बन चुके हैं, और आज आप स्कूल के बच्चों की फीस देख लें तो आम जो शख्स है उसकी जो है तवज्जुह से बाहर है। एक शख्स की जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है वो किसी स्कूल की 27,000 रुपये फीस कैसे दे सकता है? ऐसा ही है। तो ये मामला जो है वो बड़ा बहरान भी इख्तियार करता जा रहा है और ये चीज़ें सोचने की भी है। ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा कि वो हमारे कौम को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। हम तो बात कर रहे थे दुश्मन के बच्चों पर आने की, हम तो अपने बच्चों को अब नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे शबा इस तमाम तर सूरत हाल पर? ये जो ताजिर बरादरी हमें काफ़ी परेशान नज़र आती है और उसके बाद जो है ये छोटे और मुतवसत कारोबारों के लिए जो खबर आई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए एक पॉजिटिव सेंस अगर देखा जाए स्टेट बैंक की जानिब से किसी भी मईशत की जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे पैमाने की सनतें होती हैं, कोई भी बड़ी सनतें देखें तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो नीचे जो एसएमईज़ हैं वो प्रोडक्ट तैयार करके देती हैं। अगर मैं इस शर्ट की बात करूँ, ये बटन है, इसके बाद आपके कॉलर है, इसका ये कफरिंग है, ये सब एसएमईज़ बना के देती हैं। इसके अलावा टैग होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी है, कोई भी अगर ब्रांडेड कपड़ा उस पर टैग होता है। तो ये छोटे पैमाने की सनतें उनको आके सपोर्ट करती हैं, वो भी चलती हैं, रोज़गार देती हैं। लेकिन ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है, जैसे शर्जील गोपलानी साहब ने कहा कि जो हायर लेवल पे जो नीचे तबके को तो वो देते ही नहीं है। कल भी जो प्रेसिडेंट हाउस में हुआ, फेडरेशन हाउस का अवार्ड सेरेमनी हुई है और वो इस्लामाबाद में जाके प्रेसिडेंट हाउस में उन्होंने वो किया है। तो अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊं टिम्बर मार्केट के ये चेयरमैन हैं और इनको अगर देखें तो ये टिम्बर मार्केट यानी कि लकड़ी इंपोर्ट करके आप तामीराती शोबे को मुख्तलिफ सेक्टर में देते हैं। आप क्या समझते हैं इनका कारोबार क्या छोटा मोटा है? अब इनको पैसे की ज़रूरत है और इसका जो इम्पैक्ट है वो मईशत में बहुत अहम होता है। ठीक है जी, अब इस पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी का जो गुफ्तगू है इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे छोटे और जो मुतवस्सित कारोबारी अफराद हैं जो कि हमेशा इस चक्की में पिस जाते हैं कि ना वो आप उनको कह सकते हैं कि वो उस सतह पर आते हैं कि जहाँ पर कहा जाए कि सब ठीक है, ना वो वहाँ उस रेंज में जो है वो गिरते हैं जहाँ पर ये कहा जाए कि हालात बहुत ख़राब है, क्योंकि बीच में ही हैं और वो पिस ही गए। अशरफ भाई इस पर बात कर रहे थे, अशरफ भाई से ही कंटिन्यू करेंगे। जी अशरफ भाई। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था तो अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में शरह सूद पूरी रीजन में सबसे ज़्यादा है। बिजली की कीमत माशाल्लाह से मतलब हम
खुद कफील हैं 43,000 मेगावाट बिजली हम बना सकते हैं, लेकिन दे कितना सकते हैं 23,000 मेगावाट। 20,000 मेगावाट ऐसी रखी हुई है, उसके हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। दुनिया में कोई मुल्क दिखा दें कि 19 रुपये विदाउट टैक्स कैपेसिटी चार्जेस, टैक्स मिला दें 24 रुपये। अब ये शर्जील गोपलानी साहब बैठे, इनसे पूछें आप कि 2 से 3 साल में जो बिजली का रेट दुगने से भी ऊपर हो गया है, जो 25 रुपये रेट था वो 60 रुपये पे है, तो इनसे पूछें कि कारोबार कर सकते हैं। इनकी जो कॉस्ट है, इनके जो लोग हैं उनको कैसे रखेंगे ये? इनका लकड़ी का काम है, आरा जो है वो हाथ से नहीं चलता है, बिजली से चलता है। इनकी बिजली जो कॉस्ट है वो इतनी ऊपर चलेगी तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये शर्जील साहब बताएंगे कितनी कॉस्ट बढ़ी है 3 साल में, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जी शर्जील साहब बताइएगा, अगर हम बात करें कारोबार की, टिम्बर मार्केट की, ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी शिकायत होती है, लोगों को कारोबार कितना करना मुश्किल हो गया इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। बड़े आसान अल्फाज में बोलता हूँ, जो अशरफ भाई ने जो बात की है, देखें हमारे मुल्क में बिजली का रेट है 6 रुपये, सॉरी 60 रुपये, और हमारे बराबर है पड़ोसी में 6 रुपये। अब आप सोचने कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वहाँ सस्ती पड़ेगी, हमें महंगी। मैं अपनी प्रोडक्ट की बात बताता हूँ, जो हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली आपका जो एनवायरनमेंट फैक्टर है वो हमसे रिलेटेड है। आपके जंगलात अगर बचेंगे तो आपके मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली से आप बच पाएंगे। बल्कि आपको याद हो जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरी दुनिया की कतर में, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि हम तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर नहीं है, फिर भी हमें रेड जोन में आपने डाला हुआ है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फॉरेस्ट हमारे पास जो हमारी ज़मीन का हिस्सा है वो 25 से 27% होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो सर्वे है उसके मुताबिक हमारे पास 2.75% है। तो ये बात आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, और हमारे अपने जो इदारे बता रहे हैं वो 3.5% है, तो भी आपका फॉरेस्ट बहुत कम। अब जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, आप यकीन करें इस वक्त हम जो, पहली बात ये हमें रॉ मटेरियल लाना चाहिए था ताकि हम लोगों को यहाँ रोज़गार प्रोवाइड करें, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से IPP जो लग गया है, DPP लग गया है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की वजह से हम अब वहाँ से प्रोडक्ट सेमी फर्निश ला रहे हैं। अब वहाँ की, अब आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है यूरोप से महंगी है। हम अमेरिका और कनाडा से लकड़ी कटवाते हैं, वहीं से इसको रंदा लगवाते हैं, स्मूथ करवाते हैं, वहीं से हम क्लीन ड्राइव चैम्बर में क्लीन ड्राइव करवाते हैं, वो लेकर आते हैं। अगर आप पाकिस्तान में करें तो उसकी कॉस्ट दुगनी हो जाएगी। अच्छा। तो आज आप सोच लें कि यूरोप में और अमेरिका में आपकी इंडस्ट्री चलाना सस्ता हो गया है, जहाँ पे लेबर की कॉस्ट जो है $15 से लेके $20 पर आवर है, और आज आपके पास जो लेबर है वो आप समझ लेंगे एक दिन की दिहाड़ी मैक्सिमम 1,000 रुपये, 30,000 रुपये, ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, ठीक है। तो 1,000 रुपये का मतलब आपका हो गया कि $5 पर डे, और वहाँ पे पर आवर जो है $15 का जो आपका सैलरी पर्सन है वो सस्ता पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये सारे मुल्क में नुकसान हो, ये सिर्फ मेरी फील्ड की बात नहीं है। आगे इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये बटन्स वगैरह जो बात अशरफ भाई कह रहे थे, तो ये भी यहाँ तो बन सकते हैं ना छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में, ये भी हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, कहने हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री चलाती थी। मैं छोटी सी एक मिसाल दूँ, हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं, उस पर एक जो है छोटा सा जो है मटफ्लैप लगता है जो आगे बम्पर्स में, वो इसकी कॉस्ट हार्डली 10 से ले 50 रुपये होगी, हम वो भी आज इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा शर्जील साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। यूजुअली ना आप कभी भी बैठे हो, किसी कॉन्वर्सेशन आपकी हो रही हो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से ना हो, अक्सर आपको ये बात कहते हुए नज़र आते हैं सरकास्टिकली कि आप लोग तो सुई भी इंपोर्ट करते हैं, आप लोगों का अपना क्या है। अक्सर होता है बड़ी, आप ना सोच में पड़ जाते हो, अच्छा हमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया। एक दफ़ा मैं कॉन्वर्सेशन में बैठी हुई तो उन्होंने मुझे कहा आप लोग तो सुई तक इंपोर्ट करते हैं, मुझे कोई एक चीज़ बता दो जो आप जो है वो खुद बनाते हो। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा ये जो बसों में पक्कियाँ नहीं मिलती, मैंने कहा ये तो हम खुद बनाते हैं। तो मतलब अच्छा बनाते हैं बेवकूफ़। अब ये देखेंगे, ये भी बात सही है। अब जिस तरह की सिचुएशन है शर्जील भाई, हम देख रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया कि बटन तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करनी पड़ी हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? माशी पॉलिसी, आपका नेशनल टैरिफ कमीशन वहाँ मौजूद है, पॉलिसी वो बनाता है, बट मैंने वही बात की कि आपका जो एलिट क्लास जो ऊपर बैठा है, जिसको बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, जिसने मेहनत नहीं करनी, जो मेहनत करने वाले हैं, आपके देखिए कोरंगी का आपका जो कुछ एरिया है, मेहरान टाउन का एरिया है, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का एरिया था, ये एरिया ख़त्म हो गया। आपका लियारी का इंडस्ट्रियल जोन जो चीज चौक के साथ पूरा इंडस्ट्रियल जोन था, फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड, आपका ख़त्म हो गया। आपके वहाँ पे छोटी छोटी टेंडरीज थी जहाँ से लेदर आपका जो है बनता था, आपकी लेदर की फैक्ट्रीज ख़त्म हो गया। आप जैसी जगह मौजूद है, यहाँ पे आपके चमड़ा चौरंगी एक बड़ी इंडस्ट्री का जो काम करता था, लेकिन इसके साथ छोटी इंडस्ट्रीज चल रही थी पहले। हर इंडस्ट्री के साथ 10 से 12 छोटी इंडस्ट्रीज चलती हैं। हमने अपनी टोटल कॉटेज इंडस्ट्रीज ख़त्म कर दी और हम हर चीज़ पे चले गए इंपोर्ट पे। इसकी सब बुनियादी वजह ये है कि आपका एनर्जी सेक्टर महंगा हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक इंडस्ट्री के ऊपर, छोटी इंडस्ट्री के ऊपर 27 इदारे आपने मुसल्लत कर दिए। एक्साइज टैक्स अलग लिया जाता है,
और आपका जो है ट्रेड टैक्स अलग लिया जाता है। एक ही चीज़ के दो नाम रख दिए गए। तो इस तरीके से जो है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जब तक हम 12 दफ़ा कह चुके हैं, असल में हमारी सुनवाई नहीं है। जितना जो छोटा ताजिर होता है, हम कोशिश की हमने चैम्बर में जाने की, अभी इस वक्त हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन अगले 8-10 साल में हो सकता है कि छोटे ताजिरों को कामयाबी हो जाए अगर हम इसी तरीके से करते रहे। तो लेकिन फिर भी ये 10 साल तो हमारे और ज़ाया हो जाएंगे। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको सही करने की ज़रूरत है। जो ऊपर एलिट क्लास बैठी है उनको जो है मिडिल क्लास को आगे लाने की ज़रूरत है। जब तक हम अपनी माशी पॉलिसी से, इंडिया को आप देख लें, चाइना को देख लें, आज चाइना कहाँ से, आप चाइना में एनर्जी देख लें, 2-3 रुपये से ऊपर ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं पड़ती, बल्कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को तो बाकायदा एनर्जी फ्री दी जाती है। जैसे मेरे भाई अशरफ भाई ने बताया 20,000 मेगावाट आपके पास एक्स्ट्रा जो पड़ी हुई है बिजली, जिसकी आप कैपेसिटी चार्ज, आप यही इंडस्ट्रीज को फ्री दे दें। जो बंद करा हुआ है आप ये चला देना, आपको कम से कम कौम ये तो बोलेगी कि आप अरबों रुपए जो दे रहे हैं वो हमारे लिए खर्च हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, रोजगार के मौके आपके पास आएंगे, आपकी सनत चल पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज का आपका इशू खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। नेबरिंग कंट्रीज से आप अपने जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं FTA, आपके नेबरिंग कंट्री से आपका FTA है नहीं। आप जो है दूर जो 2,000-5,000 किलोमीटर दूर की बात करते हैं, 1,000 किलोमीटर 800 किलोमीटर में जो बॉर्डर आपके लग रहे हैं, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आप इनके साथ FTAs करें। यहाँ से आप इस वक्त आपकी इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की वर्जन मार्केट को कैप्चर कर गया और हम बॉर्डर पे होते हुए हम इसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे। ये सारी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट को बनानी पड़ेंगी और कम से कम हमारे साथ बैठ जाए। अगर इनको समझ में नहीं आता, मुशर्रफ साहब की एक पॉलिसी बहुत अच्छी थी, वो डायरेक्ट हमसे बात करते थे। डॉक्टर सलमान शाह साहब एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, हमसे डायरेक्ट राब्ते में रहते थे, डायरेक्ट नंबर दिया हुआ था। शौकत अजीज़ साहब हमसे मीटिंग करते थे, अब्दुल्ला यूसुफ साहब CBR के चेयरमैन थे, गाए बगाए हमें बुलाते थे, कभी वो खुद आ जाते थे अब्दुल्ला यूसुफ साहब, और इन चीज़ों पे बात होती थी। आप देखें 800 अरब रुपए का जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता था वो 1,800 अरब रुपए उस वक्त चला गया था, डबल से ऊपर आप निकल गए थे। आज आप 13,000 रुपये अरब की बात कर रहे हैं, 13,000 अरब रुपये की, और आप जो है गवर्नमेंट कोई आम आदमी को कोई फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है। ऐसा ही है। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और जब भी आप ताजिरों से बात करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनकी जानिब से जो एक शिकवा किया जाता है, क्योंकि वो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि उनका काम यही है, वो करते यही हैं, उनको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी निटी-ग्रिटीज़ कह लें, बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज़ कह लें, जो कि उनको बेहतर पता होती हैं, लेकिन उनका यही एक बुनियादी शिकवा है कि ना उनकी तजावीज़ को सुना जाता है, ना उनसे बात की जाती है, ताकि वो उनको बता सकें कि उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं और किस तरीके से मौशी पॉलिसीज़ को बेहतर करके जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी भी बढ़ाई जा सकती है और पाकिस्तान की मीशत को मजबूत भी किया जा सकता है। हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 810 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर आज की तारीख की बात की जाए तो आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को जो है वो आलमी यौम डाक मनाया जाता है। हमने देखा है कि बरसों से ये रिवायत चलती हुई आई है कि लोग जो हैं वो पहले किस तरीके से कम्युनिकेशन किया करते थे, किस तरीके से जो है वो एक दूसरे को पैगामात भेजा करते थे। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ, अगर इस पर हम बात करें तो आज वर्ल्ड पोस्ट डे है। 1874 में आज ही के दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाने जाने के लिए 22 ममालिक ने अपनी रजामंदी जाहिर की थी और उसके बाद बरसों बाद 1969 में जापान के शहर टोक्यो में एक तकरीब में आज ही के दिन को वर्ल्ड पोस्ट डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। और इस दिन का मकसद ये था कि शहरियों को डाक सर्विस से जोड़ा जाए और उनमें से इसके तय बेदारी लाई जाए। 2024 की जो थीम है वो है मुल्क भर में मवासलात और लोगों को बाख्तियार बनाने के 150 साल। पोस्ट ऑफिस सिर्फ पुरानी इमारतों और लाल डब्बों वाले नहीं होते, क्योंकि यूजुअली हम यही तसव्वुर करते हैं कि जहाँ पर लाल डब्बा मौजूद है या जहाँ पर कोई पुरानी इमारत है हम कहते हैं ये जो है वो पोस्ट ऑफिस है। बल्कि कई पोस्ट ऑफिस अपने अनोखेपन के सबब टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुके हैं। जैसे वियतनाम में दुनिया का सबसे खूबसूरत पोस्ट ऑफिस है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। इस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। और जब बात हो रही है पोस्ट ऑफिस की खताबत की बात हो रही है तो हमने देखा कि आज से पहले जब लोग एक दूसरे से बात, जैसे मैंने शुरू में की, बात किया करते थे तो ज़रा ख़त लिखा करते थे। कुछ लोग खून के ख़त लिखा करते थे, कुछ लोग जो है वो कबूतरों के परों से लिखा करते थे। तो आप मुझे बताएं, अशरफ भाई भी हैं, खुर्शीद रहमानी साहब भी हैं, किसी को ख़त लिखा हो अशरफ भाई अपनी जवानी में आपने? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया खून से लिखने का। आपके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं होता है ना, पोस्ट बनाया जा रहा है, होता है ना कि लोग अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए खून से ख़त लिखते हैं ताकि इतनी मोहब्बत
नींद जागी थी। वैसे ये एक डाक का आलमी दिन है। इसकी जो रिपोर्ट देख रहा था कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है हर साल दुनिया के 160 से ज़ायद ममालिक ये दिन मनाते हैं और हर मुल्क वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तंजीम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अरकान में शामिल हैं। इस मौके पर खुसूसी डाक टिकट भी जारी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम पुराने ज़माने में देखा होगा आपने, जैसे मेरे दोस्त है वो टिकट अगर वो आती थी ना उसके वो जो टिकट होती थी वो जमा करने का उसको शौक था। तो हर किसी का होता है ना वो मशगला क्या है आपका, तो टिकट कि जो जमा करना वो भी एक होता है। पुराने आपके जो लिफाफे होते थे वो जिसमें लिखा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और उसमें वो तो रख नहीं सकते थे, तो उसमें पेस्ट होता था वो हुकूमत पाकिस्तान 10 रुपए का या 5 रुपए का, मगर ये भी एक सिलसिला था। लेकिन अब जदीद दौर आ गया है तो हम ट्विटर फिर बाकी दूसरी चीज़ों से हम कर देते हैं, बाकी व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया। लेकिन ये जो सिलसिला अगर आप जाएं, जैसे पाकिस्तान में हम देखें जो आपने कहा रेड बॉक्स बोल सा, पहले ये होता था ज़माने में, जैसे देखें कि वो रेड बॉक्स में जाके ख़त डाल दें, अब तो वो नज़र भी नहीं आता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है GPO, वहाँ जाएँ तो वहाँ भी वो जो आती हैं वीडियो जो मोहर लगा रहे होते हैं वो स्पीड एक वो भी ज़माना था, वो अभी भी चल रहा है वो। और UMS कहलाता है जो पूरे अर्जेंट मेल सर्विस जो है पूरे मुल्क भर में आपको कोई पार्सल भेजना है वो जाना, तो GPO से बहुत अच्छे रेट पे चला जाता है क्योंकि वो ट्रेन के ज़रिए भेजते हैं। ऐसा है। और एक ये सिलसिला है जो कि पूरी दुनिया में अगर मनाया जा रहा है तो पाकिस्तान में भी इसका जो है वो दिन मनाया जा रहा है। खुर्शीद साहब बताएंगे इन्होंने ख़त लिखा था नहीं लिखा था खून से? खुर्शीद साहब से बात हो रही है, खून से ख़त आपने लिखा क्योंकि अशरफ भाई कह रहे हैं कि इतना कोई मोहब्बत उनको कभी नहीं हुई थी। खून से तो मैं कभी ख़त नहीं लिखा, और जो ख़त व किताबत की तारीख़ है निशात सानिया से लेके और फिर हज़रत उमर के दौर से जो है वो इसका सिलसिला जारी है। हमारे जहन में जैसे ही कोई पोस्ट की बात आती है तो हमारे जहन में ख़त का जिक्र आता है। तो आप अगर 40 साल पहले चले जाएँ उस माजी में, तो माजी के झरोकों में जो ख़त की एक खूबसूरती थी वो ये होता था कि कहीं से चिट्ठी आती थी और चिट्ठी भेजी जाती थी। तो ये एक पैगाम रसानी का बहुत अच्छा ज़रिया था और सस्ता ज़रिया था। और जब डाकिया गली के कॉर्नर पे आके घंटी बजा रहा होता था साइकिल की, तो फौरी तौर पर कान में एक बात या जहन में एक बात समझ में आती थी कि हाँ कोई ख़त आया है किसी का। तो फौरी तौर पर वो ख़त लेके और उसको फिर कोने से उसको जो है वो फाड़ के और ख़त निकाला जाता था और फिर सब घर वाले बैठ के सुनते थे कि खाला का ख़त आया है किसी का, या नानी का ख़त लिख आया है, या फिर हमने किसी को ख़त भेजा है। अच्छा, उसमें जिस तरह आप UMS है उस वक्त जो है वो एक तार का सिलसिला था, उसका लिफाफा नहीं होता था। अगर आपको अर्जेंट मेल भेजनी है तो आप एक खाली सफ़े पे अपनी तहरीर लिखें और उसको उसी एनवेलप में डाल के हल्का सा उसको कट कर दें, तो उसका मतलब ये होता था कि वो एक अर्जेंट मेल है जो फौरी तौर पर भेजी जाएगी। उस वक्त वो UMS का ज़रिया जो है वो कहलाया जाता था। और हमने भी कई ऐसी इमरजेंसी की सूरत में क्योंकि टेलीफोन की सहूलत जो है वो उस वक्त मैसर नहीं थी, तो हमारे दादा कभी कभी ख़त लिखवाया करते, तो हमने भी कई मरतबा अपने लोयाल को, रिश्तेदारों को ख़त लिखे और ज़माने तालिब इल्म में भी बहुत सारे लोगों को ख़त लिखे हमने। तो ख़त की रिवायत तो हमारी भी पुरानी है और फिर वैसे भी इसकी तारीख पुरानी है। लेकिन उसकी बात कर रहे हैं ना खुर्शीद भाई, एक तो ये सवाल है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक तो ये होता है ना कि पहले दौर में लोग जो है वो चिट्ठियाँ लिखकर कबूतर की टांग के साथ बांध दिया करते थे, तो उस पर भी हमने बात करनी है। साथ साथ मुझे भी याद है कि जैसे आपने अभी बात की ना, क्योंकि मेरे अब्बू का ताल्लुक जो है वो फोर्सेस है, तो अब्बू और अम्मी की जब शादी हुई थी तो अब्बू ज़रा कराची में थे और अम्मी गाँव साइड पर थी, अम्मी लाहौर में थी। तो अम्मी ने ख़त लिखा था तो वो अब्बू ने जो है ना वो आज तक संभाल के रखा हुआ। और जब भी इस तरह होता है ना फैमिली में कोई मजाक उड़ाने वाली बात हो या कोई ऐसी बात करनी है तो अब्बू अक्सर कहते हैं कि अच्छा, अम्मी कहती हैं तंग आके आजकल होता है ना, अम्मी अब्बू आपस में लड़ पड़ते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है, तो अम्मी कहती हैं बस मैंने पता नहीं क्यों तुमसे शादी कर ली। तो अब्बू कहते हैं तुम तो मुझे ख़त लिखा कर दी थी, ये देखो तुम्हारा ख़त मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो हम कबूतर के साथ बांध के चिट्ठियाँ भेजा करते थे, ये कभी आंधी तूफान आ जाए, किसी की चिट्ठी किसी और को पहुँच जाए, ऐसा कभी वाक़या आपको सुनने में आया होगा? क्योंकि वो जो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। कबूतर जो है ना इस तरह का जो पैगाम रसानी का ज़रिया हुआ करते थे, तो कबूतर एक ट्रेंड उसको सिखाया जाता था, तो वो फिर उसी प्रॉपर जगह पे जाके उसको वो पोस्ट कर दिया करता था और उसको महसूस होता था उसकी टांग के बराबर में किसी धागे से रोल करके वो एक पैगाम का जो चिट्ठी है वो उस पर बांधी जाती थी। और आप देखें कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान और दीगर जो उस बॉर्डर्स पे मौजूद होती थी और वो अपने एहलोयाल को ख़त लिखते थे, तो यहाँ से जो जवाबी ख़त जाता था उनको वो मुंतज़िर होते थे इस बात के। अब क्योंकि सेलुलर फ़ोन का ज़रिया है, इसकी जो लिमिट है वो 24 घंटे की है, वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन ख़त की खूबसूरती है कि वो आपके पास मौजूद होता है जब तक आप उसको महफूज रखना चाहें। इसी तरह स्टेट बैंक में जो म्यूज़ियम है वहाँ पर कायदे-ए-आज़म का ख़त मौजूद है,
और डायरी मौजूद है। जो लिखी हुई की खूबसूरती होती है उसको आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो उसकी खूबसूरती, उसकी ताजगी आपको इसी तरह महसूस होगी जिस तरह ताज़ा गुलाब का झोंका, जिस तरह ताज़ा गुलाब की खुशबू, चमेली की खुशबू। तो आपको लिखे हुए ख़त की खूबसूरती, उसके लिखे हुए अल्फाज, तो आपको वो हर घंटा जब जब उसको आप पढ़ेंगी, जब जब आप उसको देखेंगी तो आपको वो अल्फाज आपके जहन में और आपके दिल में वो पेवस्त हो जाएंगे। यही अशरफ भाई देख रहे हैं अभी शायराना जो है ना वो मिजाज अंदर से खुर्शीद भाई का निकला है। खुर्शीद भाई कभी खत लिखा आपने किसी को? हाँ, बहुत सारे खत लिखे। किसको लिखा, क्या लिखा था आपने खत में? शाम 6 बजे इस मार्केट में घर भी जाना है उन्हें, पूछ रहे ना, शाम कबूतर के साथ, कबूतर के पाँव के साथ बांधा और शाम 6 बजे तो भट्टा गली में आ जाना। कबूतर बनते थे। देखिए जब हमने खत लिखना शुरू किए तो उस वक्त तो कबूतर का ज़माना नहीं था, तो वो पोस्ट ऑफिस ही हम उसको अरसाल करते थे और जवाब का भी इंतज़ार करते थे। और जवाबी जब मैंने कहानी लिखने शुरू की, ये 97-98 की बात है, तो नौनिहाल, आँख मचोली, टोट बटोट में हम कहानी लिखा करते थे। तो उस खत लिखने के साथ हम एक जवाबी लिफाफा भी उसमें अरसाल करते थे कि बरकाती साहब जो है इसका जवाब देंगे। तो वो हमारी कहानी अप्रूव होती थी या नहीं होती थी नौनिहाल में, तो उसका जवाब लेकिन लाजमी आता था कि आपकी कहानी में ये नकाइस थे, ये उसकी इमला की गलतियाँ थी, इसमें जो है वो आपने इसकी दुरुस्तगी नहीं की, आपकी इसमें कॉन्टेक्स्ट आपका जो है वो ठीक नहीं था, जुमला ठीक नहीं। तो वो जब महीने के आखिर में कोई भी हमारी कहानी, कोई कॉल ज़र्री या कोई और किस्सा या कोई नसीहत आमोज़ कोई बात हम लिखा करते थे उसमें कहानी में, ये 97-98 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो हम जवाबी लिफाफा उसके अंदर पेवस्त करते थे और फिर उसके मुंतज़िर रहते थे कि कब जवाबी लिफाफा आएगा, कब उसका जवाब आएगा। और नौनिहाल की ख़ास बात ये थी उस मैगज़ीन की, जो बच्चों का मैगज़ीन था, कि वो अपने उनके जो एडिटर थे वो उस तहरीर के हवाले से अपनी मुकम्मल राय भेजते थे और कारीन को ये इस बात का इंतज़ार रहता था कि कब हमारी ये तहरीर के बारे में ये हमें ख़त मौसूल होगा। ठीक है जी, खुर्शीद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मुख्तलिफ ख़बरों पर बात की और जैसे कि हमने बताया कि आज जो है वो डार्क डे मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही है और एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप ये कह लें कि ओल्ड स्कूल होते जा रहे हैं, हम लोग पुरानी चीज़ें दोबारा से ज़िंदा होती जा रही हैं। वहीं पर हमने देखा है कि आज भी लोग जब अपने प्यार का इजहार करना हो, मोहब्बत का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो मेमोरेबल बनाना चाहते हो, तो वो एक पेपर पे लिखकर जो है वो एक दूसरे को दे रहे होते हैं ताकि जो है वो चीज़ उनके पास एक एज अ मेमोरी जो है वो महफूज रहे। और तमाम तरह ऐसी चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रही हैं, जो हमारी तारीख का हिस्सा रही हैं, अगर उसको ज़िंदा रखा जाए तो फिर बड़ा अच्छा होता है। आपको वो जैसे बात कर रहे थे ना कि ताज़ा हवा के झरोंकों की तरह, झोंकों की तरह आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो दोबारा से याद आ जाती हैं और दोबारा से आप उस दौर में चले जाते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। अगर हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले डार्क डे मनाया जा रहा था, तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक स्पेस वीक मनाया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 मुसलसल 19 सालों से आलमी खलाई हफ्ता मनाने में सबसे आगे रहा है, जो मुल्क में खलाई आगाही और इख्तियारात की भरपूर मीरास को फ़रोग़ दे रहा है। वाइस चांसलर ने मज़ीद कहा कि आज दुनिया को माहौलियाती और मौसमी चैलेंजेस का सामना है और खलाई टेक्नोलॉजी इन तब्दीलियों को बेहतर तौर पर समझने और इनको कम करने के लिए बेहतरीन हल पेश करती है। आज जो है हम जैसे बात कर रहे हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है वो स्पेस वीक मनाया जा रहा है। किस तरीके से जो है ये हमारे लिए मौजू है, किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें इससे फ़वाइद और नुकसानात हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है स्पेस में, उस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियो पर मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे बताइएगा कि ये जो खलाई तहकीक है, सबसे पहले इस पर अगर हम बात करें तो इसके क्या फ़वाइद हैं? जी, तो ये स्पेस साइंस का तो आजकल समझ लें हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं या नेविगेशन सैटेलाइट्स है, इसका इस्तेमाल आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में है। आज हम जब बात करते हैं, आपको पता है, जब जहाज़ में हम सवार होते हैं तो जहाज़ पायलट भी ऑटो पायलट में जहाज़ में चिप लगाकर छोड़ देता है, तो वो जीपीएस से जो है वो अपना ट्रैक जो है आगे की तरफ सफ़र करता है। इसी तरह से
अभी जो है टेस्ला जो कार हुआ है तो वो भी ऑटो ड्राइवर है, तो उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो सारा स्पेस सैटेलाइट पे बेस करता है। इवन एलन मस्क जो इसका ओनर है कंपनी का, उसने अपने सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में लॉन्च किए ताकि और बेहतर तरीके से उसकी नेविगेशन कर सकें। तो हमारी जो ज़िंदगी है, समझ लीजिए मोबाइल फ़ोन है, ये सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे बेस, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। इवन जैसे आजकल हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो वाईफाई बेसिकली एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी होती है, उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो मतलब ये कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है समझ लीजिए आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही है। जैसे आप बात करें ना जावेद इकबाल साहब की, अगर हम देख लें मोबाइल फ़ोन्स देख लें या कोई भी इंटरनेट की सहूलत देख लें जो हमें मिल रही है वाईफाई की सूरत में, ये जो इसके आप कह लें तमाम तरह सिग्नल्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी इंसानी सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। इसमें कितनी रियलिटी है वो भी बताइएगा। हाँ, कहा जाता है जैसे मोबाइल फ़ोन है तो आप बहुत ज़्यादा कान के पास अगर बहुत ज़्यादा इसे 18-20 घंटे इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, इसके सिग्नल बैक है। स्टडी से साबित हुआ कि बाद लोगों का ब्रेन हेमरेज हुआ है तो उससे ताल्लुक़ है, लेकिन मना किया गया कि इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा करीब ना रखें कान के मोबाइल को। तो स्पेस साइंस के जहाँ हमारे पास आजकल सिविलियन यूज़ है, आजकल आपको बता दूँ डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जैसे ये सर्विलेंस सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं, जिसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है, तो ये 400 से लेके 500 के एल्टीट्यूड पे होता है। तो जैसे हम पाकिस्तान ने भी अल्हम्दुलिल्लाह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो ये मिलिट्री पर्पस के लिए जब जहाँ से गुजरता है तो वहाँ का इमेज ले लेता है, तो आप पूरे जो उस स्पेस में क्या हो रहा है यानी कि अर्थ पर, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे अमेरिका का जो सिस्टम है नेविगेशन का, उसको हम GPS कहते हैं। जैसे हमारी जो पाकिस्तान में हम लोग GPS यूज़ करते हैं, लेकिन जो दूसरे और जो अमेरिका के मध्य मुकाबिल सुपर पावर्स हैं या बनने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रशिया है, इन्होंने अपना सिस्टम बनाया है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे आपको पता है जब जंग होती है तो अब दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अब जो वार होगा तो इसमें ये लोगों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाया है। तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि दूसरे कंट्रीज़ के जो सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और ये इवन इंडिया ने भी एक्वायर कर लिया है। इसी तरह से आजकल जो है आपने सुना होगा एंटी मिसाइल सिस्टम भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो आजकल लेज़र वेपन्स का ज़माना आ गया है। लेज़र वेपन्स मिसाल के तौर पे आपको पता होगा पहली मतलब जब ईरान ने इज़राइल पर अटैक किया था तो उनके ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं यूके ने अपने लेज़र वेपन से जो है इंटरसेप्ट किया था। ऐसे ही है। तो और उसका कॉस्ट जो है बहुत कम हो रहा है। तो अब आजकल जैसे अमेरिका तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर स्पेस रिसर्च में इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से इंडिया इवन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है स्पेस के रिसर्च में। तो अब ज़माना है, कह रहे हैं कि स्पेस वॉर का है। अभी जैसे आपने देखा होगा पेजर का अटैक हुआ, तो आपने फिल्मों में फिक्शन में सुना होगा साइबर अटैक होता है। तो कह रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई है। तो अब साइबर अटैक आप चूँकि आजकल हर सिस्टम जो है इंटरनेट से है, तो अब इंटरनेट को यूज़ करके कोई भी आपके जैसे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है, कोई घुस जाए और आपके पास मिसाल के तौर पे कोई स्पार्क कर दे, कुछ सर्किट में जाके कोई धमाका कर दे, आग लग जाए। तो अब ये साइबर सिक्योरिटी जो जिसके बारे में साइबर वॉर के बारे में फिल्मों में आता था कि मकसद अब ये रियलिटी की तरफ बढ़ा। पहले तो पूरी दुनिया परेशान कि जो इजराइल ने लबनान में जो अटैक किया था पेजर पे, तो अब मकसद समझ लीजिए अब जो आने वाला वक्त है स्पेस वॉर जो है जो हम फिल्मों में देखा जाता था, अब रियलिटी में ये चेंज हो गया है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि अब जो है वो दुनिया साइबर वॉर की तरफ जा रही है, और हमने देखा भी है जैसे अपने तमाम इस तरह की जो जदीद और लोग और बहुत सारे ममालिक जो बड़े ममालिक हैं वो जो है वो ज़्यादातर अपना पैसा जो है वो इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर लगा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम वॉर से हटकर अगर हम पीस की तरफ जाएं तो इसका कोई कह लें आप कोई किरदार है कि ये जो है वो इंसान मतलब अगर ये जो हम कह लें दुनिया में एक टेंस सिचुएशन है उसको काम डाउन करने के लिए भी कोई अपना किरदार अदा कर सकता है या नहीं? हाँ, दुनिया में देखिए यूनाइटेड नेशन ने मुख्तलिफ ट्रीटीज़ बनाई हुई है, आउटर स्पेस के लिए भी ट्रीटीज़ हैं, तो वो तो सब मना करती हैं कि ये सब चीज़ें ना करें। स्पेस में वेपनाइजेशन की ममानियत है, लेकिन आपको पता है जिसके पास ताकत होती है आप उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक ये तो मैंने मिलिट्री पर्पसेस बताए स्पेस टेक्नोलॉजी का, आजकल एग्रीकल्चर में भी आजकल बहुत ज़्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है क्लासिकली तो
किसान जाके एक एक पौधे को चेक करता है कि उसको पता है, लेकिन ड्रोन का इमेज ले लें तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एक मैप में आ जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए लोग जो है ड्रोन के ज़रिए आजकल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब हमारी जहाँ सिविलियन पर्पज़ में जो वो इस्तेमाल तो है, हेल्थ केयर में भी आजकल जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर्स के पास ऑपरेशन कराएं, रोबोटिक्स के ज़रिए आप जो है उसका ऑपरेशन हो सकता है। मतलब हर चीज़ में है, यहाँ इसके पॉजिटिव सेंस में हमारे पास इसके फ़ायदे हैं, तो मिलिट्री में जब इसको इस्तेमाल करें तो उसका नुकसानात भी हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब जैसे हम बात करें ना, अभी पिछले ही दिनों थोड़ा अर्सा पहले चले जाए, हमने एक नई जो है वो ख़बर हम ज़ीनत बनी और हमने देखा भी कि जो सयारे हैं आपके, छोटे छोटे सयारे हो गए या सितारे हो गए, यहाँ पर लोग प्लॉट्स वगैरह ख़रीद रहे हैं, चांद पर लोग प्लॉट ख़रीद रहे हैं। इसका क्या चक्कर है? ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये कह लें कि पैसा बहुत ज़्यादा है तो चलो ये कर लेते हैं, या इसकी कोई है रेलेवेंस, इसमें कोई सच्चाई है? मार्स मिशन पे लोगों ने मार्स पे फोकस किया हुआ है। जैसे एलन मस्क का भी प्रोजेक्ट है कि वो इंसान को भेजेगा। तो अब असल में एक वजह ये है कि आपको पता है कि जो मरीख है तो वहाँ पर बहुत सारे मेटल्स हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने भी अपना मिशन भेजा हुआ है, इवन अमेरिका ने भी भेजा हुआ है, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने, चाइना ने भी भेजा है। तो वजह उसकी ये है कि वहाँ पर मकसद है सिर्फ ऐसा नहीं कि जाके आ जाना, उसमें ये है कि वहाँ पर बहुत सारे मेटल्स हैं। तो वो जिस जगह पे जो कंट्री लैंड करेगा तो वो हिस्सा समझ लीजिए उनका हो जाएगा, अपना झंडा लगा के आ जाते हैं। तो मकसद है कि रिसोर्सेज को टैप करना। आपको पता है कि इंसान की आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो अब वो लोग स्पेस रिसर्च में ये देखना चाहते हैं कि हम जब मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स पे हम जाएं तो वहाँ क्या रिसोर्सेज हैं और उसको किस तरह से दूसरे प्लैनेट से अपने अर्थ पे लेके आएँ। तो बुनियादी मकसद रिसोर्सेज को टैप करने का है। अच्छा जावेद साहब, ये मुमकिन है कि अगर जैसे आप बात करें ना कि आबादी बहुत बढ़ गई है और मुख्तलिफ ममालिक ने अपने मिशंस भेजे भी हैं, तो लोग अक्सर ये बात करते हुए नज़र भी आते हैं कि ज़मीन के अलावा बाकी भी, जैसे मरीख की बात हो रही है, वहाँ पर ज़िंदगी या सर्वाइवल मुमकिन है, वहाँ पर जाकर लोग रह सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मरीख पे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कुछ, लेकिन अभी 100% आप नहीं कह सकते कि इंसान की सर्वाइवल क्या है। क्योंकि कुछ तो असरात मिले हैं कि जैसे में आप कह सकते हैं 70-80% जो है कि इंसान सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। तो अभी इसलिए अभी जितने भी मिशन भेजा गया है तो यानी कि समझ लीजिए रोबोट्स को भेज दिया जाता है, इंसान को अभी तक वहाँ लैंड भी नहीं कराया गया है। तो लेकिन बहरकैफ रिसर्च हो रही है, तो अभी 100% आप नहीं कह सकते कि, लेकिन चांसेस हैं कि लाइफ पॉसिबल है। ये तो इस पर, लेकिन मामला ये है कि आपको जब पता है कि सब चीज़ें चाहिए वहाँ पर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी परफेक्ट होना चाहिए, पानी के रिसोर्सेज हों, और इंसान जो खाता पीता है उसके भी वो भी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, जब जाके लाइफ पॉसिबल होगा। तो इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, लेकिन बहरकैफ जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो मरीख में ही है कि इंसान जाकर रह सकता है। अच्छा, ये हम अक्सर देखते भी हैं जब हो रहा होता है, न्यूज़ आ रही होती है कि इस मुल्क ने अपना मिशन भेज दिया, उस मुल्क ने अपना मिशन भेज दिया, और हम लोग हमेशा ये तसव्वुर कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लोग वहाँ जाके कैसे रहेंगे। लेकिन आपको नहीं पता दुनिया जिस कदर जदीद हो गई है और जिस कदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि स्पेस वीक मनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात कर लें आज के दिन की, तो आज जो है वो छिपा साहब की बर्थडे भी है, तो उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। मुमताज़ समाजी रहनुमा और छिपा फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद रमज़ान छिपा की सालगिरह आज 9 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोहब्बत और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले छिपा साहब के हज़ारों मदाहों ने केक काटकर मारूफ समाजी रहनुमा से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उन्हें तवील उम्र की दुआएं दी। 9 अक्टूबर को छिपा साहब की सालगिरह पर मुबारकबादों, नेक तमन्नाओं और सेहत व सलामती की दुआओं पर मबनी टेलीफोन कॉल्स, मैसेजेस और ईमेल्स का मुसलसल तांता बंधा रहा, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शख्सियात ने भी टेलीफोन और मैसेजेस करके सरबराह छिपा फाउंडेशन को सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश की।
ठीक है जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया भर में जब भी आप इस तरह का कोई भी काम कर रहे हो जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो फिर आपके चाहने वाले जो हैं वो ना सिर्फ आपके शहर, आपके मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। और जब भी आपका कोई ख़ास दिन होता है तो वो सब लोग जो हैं वो अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का जो है वो आपसे इजहार करते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं बर्थडेज़ के हवाले से, तो आज एक और अहम शख्सियत है जिनकी बर्थडे मनाई जाती है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे चीपा साहब की, अगर हम बात करें एहसन खान की, एहसन खान जिनको कौन नहीं जानता, एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे होस्ट, और जिस तरीके से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर हम बाकी ममालिक की बात करें वहाँ पर जाकर भी उन्होंने अपना काम दिखाया। और जिस तरीके से वो अब तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और ख़ास तौर पर जो माएँ हैं वो जिस कदर एहसन खान को प्यार करती हैं, ऐसा साबित होता है कि किस मेहनत और किस लगन से जो है वो उन्होंने ये मकाम, ये जगह लोगों के दिलों में अपने लिए बनाई है। और सब लोग जो है वो उनको चाहते हैं। तो उनका पैकेज है, पहले वो देख लेते हैं। सिटी 10 की जानिब से एहसन खान को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, खुश रहें और एक सेहतमंद ज़िंदगी आपको मिले। हम बात कर रहे थे स्पेस वीक के हवाले से जो कि मनाया जा रहा है, उस पर जो है बात करने के लिए डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, मुझे बताइएगा, हम जिस तरीके से बात करें स्पेस की, क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं अगर इस तरह की कोई भी हम कह लें खलाई सफ़र किया जाता है, उसको जो दरपेश मसाइल होते हैं उसके बारे में बताइएगा। अच्छा, खैर खलाई मिशन पे तो पाकिस्तान ने तो अभी तक किसी पाकिस्तानी कोई गया नहीं है। नासा और जैसे ये इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट है, ये लोग बैठकर मुख्तलिफ जो है खलाई स्टेशन में इंसान जाते हैं। तो हमने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जिसको हम कहते हैं, तो मैं उनसे मिला भी हूँ। तो वो एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस होता है वहाँ जब आप जाते हैं। तो जैसे वहाँ यूँ समझ लीजिए कि आप इंसान भी उड़ सकता है, ग्रेविटी चूँकि कम होती है तो इंसान जो है तो उनके हमने एक्सपीरियंस सुना है, तो बहुत ही अजीब गरीब होता है। अब जहाँ चाहें जाके आप आराम कर लें, तो बिल्कुल एक अलग ही चीज़ होती है, चूँकि ज़ीरो ग्रेविटी पे जब होते हैं तो बहुत मकसद उनका एक्सपीरियंस होने तो आपको यकीन ही नहीं आया कि लाइफ वहाँ पर इस तरह से पॉसिबल है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बात की ना कि हम देख रहे हैं बाकी ममालिक के ममालिक जो है उन्होंने अपने लोगों को जो है वो खिलाई सफ़र पे भेजा है, पाकिस्तान से अब तक जो है वो कोई भी नहीं गया है, उसके बारे में बताइएगा कि क्यों नहीं जा पाए हैं। हाँ जी, असल में अभी हमने जो हम पाकिस्तान ने जो कुछ भी स्पेस टेक्नोलॉजी में जो काम किया है, तो आपको मालूम होगा कि उसमें चाइना की मदद हासिल रही है। तो हमने जो सैटेलाइट्स भेजे हैं उसको हम कहते हैं अर्थ बाउंड सैटेलाइट्स। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको पाकसेट कहते हैं, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। तो ये सब क्या है, अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो और बाद सैटेलाइट्स होते हैं कि वो इसमें इंसान को भी भेजा जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी हम उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसिव है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ टोटल जो एक्सपेंडिचर जो 2030 तक जो लोग खर्च करेंगे टोटल, वो $88 बिलियन। इवन इंडिया जो है $2 बिलियन खर्च कर रहा है स्पेस मिशन पे। इंडिया कामयाब हो गया अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने में। तो चाइना भैर के आपको पता है उनके पास तो फ़ंड चाहिए, असल बुनियादी मसला ये है। और फ़ंड और प्लस ये अब असल में होता है क्या कि चूँकि जब हम टेक्नोलॉजी दूसरों से परचेज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ऐसा ही है। इंडिया जो भी अपना स्पेस मिशन भेजता है उसका वो इंडिजीनियसली वो प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्री उनका समझ लीजिए 10 टाइम कम खर्च होता है। जैसे कहते हैं इंडिया ने जब मार्स में मिशन भेजा था, कह रहे हैं बॉम्बे में जो एक ओवरहेड ब्रिज बना था उतना जितना उसमें बनाने में कॉस्ट आया तो इतने पैसे में उन्होंने भेज दिया। जिस तरह से इन्होंने चंद्रयान जो भेजा है दुनिया का सबसे यानी कि सस्ता मिशन है। जब यूरोपियन अमेरिकन भेजते हैं तो आपको पता है उनका एक तो साइंटिस्ट के तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, तो ये सब इस ह्यूमन जो है रिसोर्सेज के जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम पाकिस्तान क्या कर रहे हैं कि हम चाइना की मदद से ले रहे हैं, तो आपको पता है उसमें कंपनी आती है तो वो अपना प्रॉफिट भी लेंगी। तो हम अभी हमारे पास इतने पैसे, आपको पता है डॉलर का सारे स्पेस मिशन जो होते हैं डॉलर आपको इन्वेस्ट करना होता है। सही है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं
अगर हम देखें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये वाला कल्चर नहीं है कि जो है आप अपने बच्चों को जो है वो इस तरफ भेजें, क्योंकि हमने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनसे पूछा आप बड़े होकर क्या करेंगे, तो बहुत ही कोई जो है वो 100 में से एक बच्चा होता है जो कहता है मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, और उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है फिर उसको समझ आती है दुनिया की, फिर वो सोचता है कि पैसे कैसे बनाऊँ। तो मुझे बताइए जो हमारे पाकिस्तान में रुझान कम है इसकी वजह क्या है? असल में हम जो है ना स्पेस साइंस के एजुकेशन समझते थे सिर्फ चांद तारे की स्टडी, यानी स्टार प्लैनेट्स की स्टडी, लेकिन अब तो आपको पता है जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहर के अभी जैसे आपको पता है कि एक इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, इससे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, हमारा कराची यूनिवर्सिटी सबसे पायनियर है स्पेस साइंस में, हमारी ऑब्जर्वेटरी समझ लिए 60 साल पहले बनी थी, अभी भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी हमारी है, तो वहाँ पर भी हम भी BS एजुकेशन दे रहे हैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो हम कितने बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? हम 70 BS में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन देते हैं 70 to 80 स्टूडेंट्स हमारे होते हैं। तो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको पता है कि अभी आपने देखा होगा शायर फैसल पे एक नेशनल एरो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का इदारा बनाया है, तो अब चूँकि हम जब तक चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ज़रूरत है कि हम इंडिजिनसली हमारे पास टेक्नोलॉजी हो। तो असल में जो स्पेस टेक्नोलॉजी कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, तो उसमें ये होता है कि लॉन्चिंग पैड आप इस्तेमाल करें, जैसे हमारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं तो वो चाइना के लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल होता है, तो ये एक मल्टीपल टेक्नोलॉजी चाहिए आपको एक और करने की। तो इस अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहकर ये जो नेशनल एरो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का जो इदारा बनाया है, तो उसमें मकसद यही है कि हम उसमें खुद कफ़ालत हासिल करें इस टेक्नोलॉजी में। तो असल में आपको पता है कि जैसे आजकल आप पाकिस्तान में अजीब गरीब रुझानात पाया जा रहा है कि इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में लोग क्या होता है ज़्यादातर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि जो इंजीनियरिंग के ख़ास डिपार्टमेंट है वो बंद हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी में, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कोई पढ़ता ही नहीं, क्योंकि आज का ज़माना थोड़ा चेंज हो गया, चिप वगैरह आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ज़रूरत नहीं होती, चिप लगा दें उससे काम चल जाता है। तो मकसद कहने का ये है कि बहर के, लेकिन अब जब आप डेवलप कंट्री में जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ पर हर फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमारे असल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है, तो तमाम जितने वालिदैन होते हैं उनको पता है कि अगर IT में या कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेंगे तो जॉब मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि वैसे अब जो है ज़माना चूँकि स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि हम जो है यानी ख़ुद अपने तौर पर जो है इस टेक्नोलॉजी पे काम करें, तो इन्होंने नेशनल इदारे भी बनाए हैं। सुपार्को तो एक अलग इदारा डिफेंस में है, लेकिन ये भी वैसे डिफेंस में है, लेकिन ये है कि अब ज़रूरत ये है कि हम इन यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्वेस्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग देख रहे हैं, अगर हम बात करें हम बात करें तमाम तर रेडियोलॉजी हो गई, साथ में स्पेस की बात हो गई, कि इसका मतलब जैसे आप बात कर रहे थे इसका मतलब सिर्फ चांद सितारे नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मौसम का हाल जब भी बताया जाता है, हमने भी देखा है इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई, अब जो है वो बता दिया जाता है पहले से कि इतनी गर्मी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो है बारिश होगी, यहाँ ठंडी हवाएँ चलेंगी, तूफ़ान का ख़तरा है। ये मुझे बताएगा कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, और जो पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो उस तरीके से लोग ट्रस्ट नहीं करते महकमा मौसमियात को, तो वो बताएगा कि क्या हमारे पास क्या इक्विपमेंट में हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर लैकिंग हो रही है कि हम सही तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, वेदर फोरकास्टिंग जो है ना, ये पूरी एक साइंटिफिक मेथड होता है वेदर फोरकास्ट करने का। जैसे आमतौर पर रडार का इस्तेमाल होता है कि रडार में आप देख रहे होते हैं क्लाउड कैसे मूव कर रहा है, सही है, तो रडार इत्तफाक से मौसमियात पाकिस्तान ये कराची में जो उनका जो दफ्तर है PMD वालों का, तो उनके पास भी जापान ने एक रडार दिया है। अच्छा। लेकिन सिर्फ रडार से फोरकास्टिंग नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा यूरोप में या अमेरिका में वो 5 दिन की वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेट करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो पूरे वर्ल्ड का करते हैं वो, लेकिन क्योंकि हमारा डेटा उनके पास उतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर ये होता है कि आवरली डेटा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो एक चीज़ है जिसको कहते हैं हम जनरल सर्कुलेशन मॉडल, ये साइंटिफिक इसके मॉडल्स हैं, उसका
कंप्यूटर के ज़रिए उसका सोल्यूशन निकालते हैं, फिर फोरकास्ट करते हैं। उसके समझ लिए 50-50 मॉडल्स को सॉल्व करते हैं, फिर उससे एक रिज़ल्ट निकालते हैं, फिर उससे वेदर फोरकास्टिंग होती है। सो इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड फॉर दी वेदर फोरकास्टिंग। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, आप जैसे हम देखें, मुझे बताएं ये जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है मौसम का हाल पता करने के लिए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? और साथ ही साथ हम जैसे, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है ना हमारे, जैसे मैं बात कर रही थी कि इस तरीके से सीरियसली नहीं लेते हैं। जिस दिन हमें महकमा मौसमियात कह देता है बारिश है, उस दिन बारिश नहीं होती, जिस दिन कहता है नहीं है, उस दिन बारिश हो जाती है। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है? एक तो वो रेडार पे भी रिलाई करते रहते हैं। असल में होता है क्या कि आपको पता है, ये जो वेदर सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा कहीं इसमें इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाए ना, बादल यूँ आ रहे हैं, वो हो सकता है यूँ चला जाए। एक मरतबा मैं भी मौसमियात में था, एक अमेरिकन प्रोफेसर के साथ मैं उनके साथ वहाँ था, वो कह रहे हैं हम देख रहे थे क्लाउड यूँ आ रहा है पे, वो इधर कहीं डेविएट कर गया। तो उन्होंने ये कहा भाई मॉडल इस तरह से फोरकास्टिंग नहीं होती है। तो ये लोग भी मुख्तलिफ जो दुनिया की जो फोरकास्टिंग होती है ना, उसको भी यूज़ करते हैं, और इनके पास भी कंप्यूटर मॉडल है। लेकिन असल में सारा मसला ये होता है कि आप उस पर जो इनपुट दे रहे हैं ना, वो कितना एक्यूरेट दे रहे हैं। तो इसलिए बाज़ों का डेविएशन, क्योंकि रेनफॉल की जो प्रोडिक्शन है वो बहुत ही रैंडमनेस फिनोमेना होता है ये। तो इसकी फोरकास्टिंग बैर का एक्यूरेट होना मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि हमारा अपने पास जो मैंने कहा साइंटिफिक जो, वो इसलिए करते हैं, वो 50-50 मॉडल्स रन करते हैं एक साथ, और फिर उनमें से एक रिज़ल्ट निकालते हैं। तो एक पूरा साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके, तो हाँ ये लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जो यूरोप के जो मॉडल जो प्रोडक्शन होती है ना, उसको ले लेते हैं। इवन इंडिया के भी प्रोडक्शन ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इनके पास भी अपने कुछ मॉडल्स हैं इन्होंने जैसे लिया हुआ है। तो लेकिन वहाँ मैंने कहा 1-2 मॉडल से काम नहीं चलता है, वो ज़्यादा जो है वो आपको एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस शोबे में नहीं है, उस वजह से भी जो है वो ये इस मामले पर जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं तमाम तर स्पेस के हवाले से कि किस तरीके से स्पेस के जो मामलात हैं वो आगे जदीद हो रहे हैं और किस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इनका इम्पैक्ट हो रहा है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये जो बरमूदा ट्रायंगल है, इसका कोई ताल्लुक़ है खला से, स्पेस से? क्योंकि कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मैं जब USA में था तो मैंने वहाँ की वेबसाइट से बड़ी स्टडी की। तो असल में अब तो आजकल एक्सीडेंट कम हो गए। एक ज़माने में ये जो सदर्न अमेरिका है, इसके पास जो साहिली इलाका था ना, तो उसकी मैपिंग सही नहीं हुई थी। तो उसके वजह से बहुत सारे शिप में जो एक्सीडेंट का जो वाक़या हुआ, तो उससे लोग समझने लगे थे कि, और वहाँ पर जो वेदर कंडीशन भी थोड़ा सा हॉस्टाइल्स किस्म का होता है, यानी बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा ये साइक्लोन्स काफ़ी आते हैं। तो वो लोग फिर इसको अमेरिका के जो पोस्ट गार्ड है, अमेरिकन पोस्ट गार्ड है, क्या कहते हैं, अमेरिकन कोस्टल गार्ड जो है, वो इस पर बिलीव नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक स्ट्रीम फ्लो है, वार्म एयर जो है ना, यानी कि सदर्न अमेरिका से यूरोप की तरफ ट्रैवल करता है, तो एक ट्रायंगल बनता है। तो उस लिहाज से लोग समझते हैं कि एक तो वेदर कंडीशन इंपॉर्टेंट करता है, और उसकी मैपिंग, आजकल तो अब मैपिंग अच्छी हो गई है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज आने की वजह से। तो ये बिलीव कोई अमेरिका कोस्ट गार्ड जो है वो भी बिलीव नहीं करता है। अच्छा, लोग कहते थे कि जहाज़ अपनी तरफ नहीं, वो बता तो रहा हूँ कि पास में इसलिए हुआ था कि तो वहाँ वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम होता है, उसकी वजह से होता था। और प्लस ये कि उनकी जो मैपिंग है वो एक ज़माने में सही नहीं थी। तो क्या होता था, शिप जो है जाके कोस्ट से टकरा जाते थे। तो इसकी वजह से ये बहुत सारे हादसा हुए हैं। लेकिन आजकल का आपको पता अब कम हो गया है, क्योंकि अब तो ग्लोबल ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की वजह से हमारे पास इमेजरी है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत कम एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, ये जो हम बात करें सियारों के हवाले से, ये जो शहाब साकिब, इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या है ये, क्या क्यों है ये, कैसे है ये? अच्छा, ये होता है कि जैसे ज़मीन के गिर्द आपको पता है चांद घूम रहे हैं, तो ये तो हमारा जो है चांद जो है ये है। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है पीसेस, एक रॉक्स होते हैं जो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, वो भी सैयारे के गिर्द घूम रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, या और दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके गिर्द ये घूम रहे होते हैं। इसको आप समझ लीजिए एक तरह से हम इसको माइनर
मून भी कह लें या ना, तो ये चांद की तरह होते हैं। तो ये बाज़ वक़्त क्या होता है कि वो ग्रेविटी से निकल जाते हैं और डायरेक्ट गिर जाते हैं। तो उसको हम साहब साकिब या कॉमर्स में क्या कहना चाहिए, इसको हम जो है एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। सही है। अच्छा, अक्सर लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि अगर कोई सितारा टूट के गिर रहा हो तो दुआ जो भी मांगो कबूल होती है। हाँ नहीं, वो उसकी वजह ये हम ये समझ बैठ वो तो एक हदीस में है, वो अल्लाह ताला जब कोई चीज़ करता है तो नेचर तो उसके कंट्रोल में है ना। बेशक हो सकता है कि वो, लेकिन जब वो जो रॉक्स होता है ना, जब एटमॉस्फेयर से जब टकराता है रगड़ की वजह से उसमें आग पैदा होती है और उसके वजह से वो बाज़ों का रॉक जो है स्पेस में जल भी जाता है। तो ये बैक जो नेचर इज़ कंट्रोल बाय अल्लाह, हम मुस्लिम के तौर पर, मुसलमान के तौर पर हम ये कहते हैं। तो वो फिनोमिना ये होता है कि रॉक होता है, तो वो जब गिरता है तो एटमॉस्फेयर से जब उसके रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। तो ज़्यादातर जितने भी एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो स्पेस में ही जल जाते हैं। तो ये मैं साइंटिफिक फिनोमिना जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो लगता है कोई सितारा गिरा है, वो असल में कोई सितारा नहीं होता, एक पत्थर होता है। वो फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर से जब वो टकराता है तो वो आग लगती है और वो जो है स्पेस में जल जाता है। तो हम समझते हैं जो भी चमकता हुआ चीज़ हम समझते हैं तो तारा है। ऐसा ही है। वैसे अच्छा, तो चमकता हुआ चांद भी रात को चमकता हुआ नजर आता है, तो हम तारा तो नहीं कह सकते ना। ऐसा ही, ऐसा ही। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है जैसे लोग बात कर रहे होते हैं मिल्की वेज के हवाले से, उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। हाँ देखिए, जो कायनात है ना, कायनात में जो सबसे कहते हैं अहम जूज़ जो है वो गैलेक्सी है, कहकशां है। ये मिलियंस के तादाद में है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है एक गैलेक्सी में बिलियंस के तादाद में स्टार्स हैं। हम जिस कहकशां या गैलेक्सी में रहते हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये एक स्पाइरल नुमा होता है, तो उसमें एक ही गैलेक्सी में, और उसके हम एक टेल में मौजूद है हमारा सोलर सिस्टम। तो इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है मिल्की वे गैलेक्सी पे। तो एक गैलेक्सी नहीं है दुनिया में। अब तो हम चूँकि डीप स्काई पे जाके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा वेब टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया है, तो अब बहुत ज़्यादा हम जो है ऊपर यानी डीप स्काई के इमेजेस हमारे पास आ रही हैं। अर्ली यूनिवर्स के बारे में हमारी जस्तजू ये है कि हम समझ सकें कि अर्ली यूनिवर्स जब पहला स्टार कब पैदा हुआ, अभी तक हमें पता नहीं है। जब पहला स्टार, जब आपको पता है ना, इस्लाम में भी है कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई जी। तो हम साइंटिफिकली ये कहते हैं कि एक धमाका हुआ, when there was nothing, यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। सही, उसको बिग बैंग थ्योरी कहती हैं। तो जब धमाका हुआ तो फिर इसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्लो हुई, टेम्परेचर कम हुआ, फिर स्टार बने, फिर गैलेक्सी बने। समझ, तो ये इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जैसे तो इस पर हमने एज भी कायनात की जो उम्र है वो साइंटिफिकली कैलकुलेट किया गया है कि 13.8 बिलियन ईयर्स है कायनात की उम्र। तो हर जैसे इंसान पैदा होता है ना, हम पैदा होते हैं और हमारा इंतकाल हो जाता है, तो इसी तरह से स्टार की भी एज होती है। जैसे हमारा सूरज है ये तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स का है। एवरेज जो स्टार्स होते हैं उनकी एज जो है 10 बिलियन ईयर्स होती है। तो इसी ये सारी चांद की कितनी है आप बता रहे हैं इसकी एज? सूरज ये बता रहा हूँ। सॉरी, सूरज की कितनी एज? 5 बिलियन हैं, लेकिन एवरेज जो है, एवरेज कहते हैं 10 बिलियन ईयर्स होती है। तो अभी कह सकते हैं चांद, सूरज हमारा जवान है, जैसे इंसान के सूरज हम कहते हैं। तो अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर साथ ही साथ हम लोग बाकी देखें कि जिस तरीके से तमाम तर तख्लीक़ात हुई हैं और ज़मीन में जो है वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी है, अर्थ से मिलता जुलता सयारा कौन सा है जहाँ पर आप कह लें कि ज़िंदगी मुमकिन बनाई जा सकती है, या इस सयारे में और अर्थ में कोई 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है? वो कौन सा सयारा है? नहीं, असल में एक तो ये कि एक तो ये होता है कि हमने सोलर सिस्टम में तो हमारा मरीख हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा अब क्या होता है कि दूसरे सितारे हैं ना, उनके दरमियान उनके भी प्लैनेट्स होते हैं। एक बिलियंस के तादाद में जो स्टार्स हैं, तो अब एक्सो प्लैनेट पे काम हो रहे हैं, यानी कि दूसरे स्टार्स के एक्सो प्लैनेट। तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हमें मिले हैं जो कि दूसरे सितारे के प्लैनेट्स हैं। तो वहाँ पर उनकी जो है अर्थ के सिमिलैरिटी
पाई जाती है। तो ऐसे सितारे तो हमें ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जिसको हम एक्सो प्लैनेट होते हैं, उस पर भी रिसर्च हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पहुँचेंगे कितनी देर में। जो हमारा नियरेस्ट सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है तो वो हम जो अल्फ़ा सेंचुरी स्टार कहते हैं, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से जाएँ ना तो 4.5 ईयर में पहुंचेंगे। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं तो भी आपको तकरीबन 4 से 4.5 साल लगेंगे पहुंचने में। हाँ, लेकिन तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से काम करी है, जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जिद्दत आ रही है और तमाम तर ऐसी चीज़ों से पर्दे भी उठते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, या जिसके बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में होते हैं लेकिन आपको उसका जवाब कभी नहीं मिलता, उस पर भी काम हो रहा है। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस अपने दिन का आगाज़ इस नई सोच और नई उम्मीद के साथ कीजिए कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों का जो है वो ख्याल रखें और उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सिटी 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।